अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? भाई मज़े में रहना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि एंजॉय करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप सुबह उठकर मुस्कुराते नहीं हैं तो आपके मसल्स जो हैं वो स्टैटिक हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं रहता, चेहरे पे ग्लो नहीं आता। तो सुबह उठ के मुस्कुराना चाहिए, उससे चेहरे पे आ जाता है ग्लो, और ग्लो लाने के लिए ज़रूरी है कि आप खुश रहें। अच्छा जी, सबा कमर हमारी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और उन्होंने अभी पिछले दिनों, बल्कि पिछले महीने या 2-3 महीने पहले जो है एक पॉडकास्ट में जिक्र किया था और कराची के हवाले से बात की थी, जिसके बाद से उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। और फिर लोगों ने कहा कि उन्होंने नाम कराची से बनाया और सारी शोहरत उन्होंने कराची से हासिल की, फिर भी उन्होंने इस तरह की बात कर दी और उन्होंने कहा जी कराची जो है वो मैं सिर्फ काम के सिलसिले में आती हूँ। अगेन उन्होंने अब एक और पॉडकास्ट में जो है ये कंट्रोवर्सी क्लियर की है कि मैंने तो ये कहा था कि भाई कराची मैं अपने काम के लिए आती हूँ और उसके बाद फिर मैं वहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से लाहौर चले जाती हूँ। अब तनकीद के जवाब में सबा कमर ने जब इंस्टाग्राम पर वजाहत की तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मेरे वर्ड्स थे उनको सियाको सबाक से हट के पेश किया गया। अब उन्होंने कहा कि उनका मकसद नहीं था कि कराची हाइट्स की या कराची वालों की दिल आज़ारी करें। अच्छा, इसके अलावा जो है उनकी इस बात पर बहुत सारे और भी एक्टर्स तनकीद कर चुके हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो अब जो कराची के हवाले से उन्होंने बात की थी, कराची के हवाले से उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ तो काम के लिए आती हूँ, उसके ऊपर अब बात क्लियर हो गई है। अच्छा, जवेरिया अब्बासी जो है उन्होंने भी इस हवाले से बातचीत की है और उन्होंने यही कहा है कि भाई अगर उन्होंने इस तरह की बात की है तो उनको ऐसे नहीं करनी चाहिए। और डेफिनेटली हुआ कुछ इस तरीके से है कि जवेरिया अब्बासी जो है उन्होंने ये कहा कि लोग नाम बनाते हैं और उन्होंने भी नाम यहीं से बनाया है। तो अब दोनों ने जो है, मतलब जवेरिया अब्बासी ने इस हवाले से बात की, लेकिन सबा कमर ने अब इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। और जवेरिया अब्बासी ने हालिया इंटरव्यू में सबा कमर के इस बयान पर तनकीद करते हुए कहा था कि फ़नकारों को उन शहरों का एहतराम करना चाहिए जहाँ से उन्हें शोहरत मिलती है, जहाँ से उन्हें इज़्ज़त मिलती है, एहतराम मिलता है। अच्छा, इसके अलावा जो है बहुत सारे एक्टर्स इस हवाले से पहले भी बात कर चुके हैं कि जो इंडिया के एक्टर्स हैं वो कभी भी अपने किसी भी शहर को बुरा नहीं कहते, जबकि उनके जो शहर हैं वो बहुत वर्स्ट कंडीशन में है। अच्छा जी, ये तो हो गई सबा कमर की बात। अब कुछ कर लेते हैं हम क्रिकेट की बात। क्रिकेट में क्या चल रहा है भाई? क्रिकेट में बहुत कुछ चल रहा है। अच्छा जी, इतना कुछ चल रहा है कि अब इंडिया जो है वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो गई है। हमेशा की तरह पहले भी प्रॉब्लम रहती थी, अभी भी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि अब उस्मान तारिक का क्या करें। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है ये बहुत बेहतर है। ये वाली जो प्लेइंग 11 है ये पिछली प्लेइंग 11 से बहुत बेहतर है, स्ट्रेटजी बहुत बेहतर है। सलमान अली आगा तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, शाहीन शाह आफरीदी, हाँ उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे, मगर बाबर आजम थोड़ा सा फॉर्म में भी आए हैं। लेकिन जिस तरीके से खेला है साहबजादा फरहान ने और जिस इंटेंट के साथ खेला है, अगर ऐसे ही खेला तो डेफिनेटली इस दफ़ा ट्रॉफी भी हमारी है और इंडिया वाला जो मैच है वो भी हम जीत जाएंगे। तो बात करने के लिए इस पर क्रिकेट एनालिस्ट माजिद भाई ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कि आपका आज का दिन अच्छा गुजरेगा। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम सबका आज का दिन अल्लाह करे अच्छा गुजरे और सारे दिन बहुत अच्छे गुजरे। माजिद भाई, कमाल कर दिया पाकिस्तान टीम ने। अपार्ट फ्रॉम दैट कि उसमें कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे हम बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी प्लानिंग रही और जिस तरह से यूएसए के हवाले से खदशात थे वो सारे दम तोड़ गए। और अब इंडिया में उस्मान तारिक के एक्शन को लेके बहुत बात हो रही है। देखिए, मेरा ख्याल में हमें इंडिया की तरफ से जो चीजें या जो पाकिस्तान रिलेटेड सवाल उठाए जाते हैं उस पर तो बात नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जाहिर है हमारा दुश्मन मुल्क है, वो उसकी हमेशा से यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान को या पाकिस्तान क्रिकेट को किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व रखे। उस्मान तारिक ने दुनिया भर की जो बड़ी लीग्स हैं, पिछले दिनों दुबई में IL T20 में बॉलिंग की, कैरिबियन लीग में बॉलिंग करते रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने लाहौर में मैच खेला, श्रीलंका के खिलाफ कुछ महीने पहले जो सीरीज हुई थी श्रीलंका में मैच खेला, अभी वर्ल्ड कप का मैच खेला। अगर इतने मैचेस खेलने के बाद उनके एक्शन में कुछ मसला होता तो उनका बॉलिंग एक्शन पहले रिपोर्ट हुआ था, 2 बार रिपोर्ट हुआ, दोनों बार क्लियर हो गया। तो मेरा नहीं लग रहा जो बड़े बड़े प्लेयर्स को हम टेलीविजन पर सुन रहे हैं पाकिस्तान की बात करें, राष्ट्रीय एक्शन सही है। देखिए, जब हाथ का जो खम है वो अगर 15 डिग्री, शोएब अख्तर का क्या मसला था, या सही का जो 15 डिग्री से ज्यादा खम, यहाँ ऐसा मसला नहीं है। हाँ, वो रुक क्या बॉलिंग करते हैं, थोड़ा सा अनयूजुअल उनका बॉलिंग एक्शन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम, ये टीम जो अब कंसिस्टेंट रहने के बाद
अच्छा परफॉर्म कर रही है, ट्रैक पर चढ़ गई है, तो मुझे भी उम्मीद है कि हम इंडिया को हराएंगे। अगर खुदा न खास्ता हारते भी हैं तो लड़कर हारेंगे। ये वो टीम नहीं है। देखें, मैं हमेशा से इस बात पे बिलीव करता हूं कि मुस्तकिल मिजाजी जो है उसके अच्छे नताज होते हैं। मोहसिन नकवी साहब जब पीसीबी के चेयरमैन बने, शुरू के कुछ महीने उनके मुश्किल थे, जाहिर है वो क्रिकेट की दुनिया में नए थे, उनको समझने में टाइम लगा। लेकिन आप देखें, कुछ महीने बाद जब उन्होंने ड्राइविंग सीट संभाली तो अब पाकिस्तान क्रिकेट में उनकी मुकम्मल ग्रिप है। और सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने की, टीम मैनेजमेंट को फ्री हैंड दे दिया, और टीम मैनेजमेंट जो अच्छे फैसले कर रही है उसके नतायज जो है वो हमें ग्राउंड में नजर आ रहे हैं। अच्छा माजिद भाई, कुछ प्लेयर्स हमारे ऐसे हैं जो अभी भी लगता है कि शायद उसी लाइन पर हैं, उसी लेंथ पर हैं, उसी अपने जोन में हैं। बाबर आजम के बारे में बात करना चाहूंगी। बाबर आजम क्वाइट बेटर बिफोर, मतलब पहले से बहुत अच्छा खेले, लेकिन अगर बाबर आजम थोड़ा सा और रुकते, थोड़ा सा और तहम्मुल का मुजाहरा करते तो मैच जो है और बेहतर होता, और अच्छा रन रेट होता, और उनकी परफॉर्मेंस भी खुलकर सामने आती। क्योंकि आप देखिए साहबजादा फरहान जो है, ही प्लेड वेल। जी माजिद भाई। अच्छा समा, साहबजादा फरहान का एक अपना स्टाइल है। बाबर आजम 100 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल खेल चुके। बाबर आजम का स्टाइल चेंज नहीं हो रहा। अब चले, मैं एक दूसरी बात करता हूं जी। मेरा ये मानना है कि बाबर आजम इसी स्टाइल से खेले, लेकिन हमें इतवार को मैच जितवा के दे। बिल्कुल। दुनिया के जो ग्रेट्स रहे हैं या ग्रेट्स माने जाते हैं, वो अपनी किसी लाइफ टाइम बड़ी इनिंग्स की वजह से याद रखे जाते हैं। जिस तरह हम अगर अपनी बात करें पाकिस्तान क्रिकेट की, हनीफ मोहम्मद ने जो ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी 58 में, लोग आज उसको याद करते हैं। जावेद मियांदाद ने 86 में छक्का मारा भारत के खिलाफ, लोग उसको याद करते हैं। और बहुत सारे प्लेयर्स, इंजमामुल हक से जुड़ी हुई कुछ इनिंग्स है, कुछ यूनुस खान से। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को 13-14 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाए, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसी यादगार इनिंग्स ऐसी हम जिसको कहना चाहें, वो कह नहीं सकते कि बाबर आजम की जिंदगी की ये इनिंग्स बहुत मार्कतुल आ रहा थी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई बिल्कुल माजिद भाई, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि लेकिन मैं सभा, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। जी जी श्योर। कि क्या ही अच्छा हो कि इतवार के दिन बाबर आजम अपनी जिंदगी की बेहतरीन इनिंग्स खेले, जिसको दुनिया याद रखे, और पाकिस्तान की कश्ती को भी किनारे पे लगा। बिल्कुल, यही तो हम चाहते हैं कि बाबर आजम वो इनिंग्स खेलें। हमें उनकी कवर ड्राइव का इंतजार है। माजिद भाई, जो बात मैं आपको कह रही थी कि साहबजादा फरहान जिस तरह से खेले हैं, अवाम बहुत खुश थे और बहुत ज़्यादा चेहरा पूरे थे लोग वहाँ पर बैठे हुए। लेकिन जैसे ही बाबर आजम ने स्टार्ट किया बाउंड्री लगाना, आप यकीन करें कि जो टीवी पे लोग उनको देख रहे थे वो भी उनके लिए ट्वीट कर रहे थे, इंस्टाग्राम पर भी उनके लिए जो है वो बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे। अभी ही स्टार्टेड, और वो इतने बड़े स्टार प्लेयर हैं कि लोगों ने उनके बारे में बात करना शुरू कर दी थी कि लो भाई, अब किंग बाबर आजम इज बैक, किंग इज बैक। बात वो है कि एक शख्स को खुद भी तो पता होता है ना कि मेरी इतनी फैन फॉलोइंग है। एक इंसान को खुद भी ये बात पता होती है कि भाई अगर मैं अच्छे से जब खेलना ही शुरू करता हूँ तो जो है ना सोशल मीडिया पर शोर मच जाता है। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को बड़ा खुल के खेलने की ज़रूरत है। बाबर आजम को थोड़ा सा अपना स्टाइल, या पता नहीं उनको कोई डर है, कोई खौफ है, और आई डोंट नो कि व्हाट्स हैपनिंग विद हिम, लेकिन मसला सारा यही है कि उनको अच्छा खेलना चाहिए। क्योंकि अभी तक भी लोग उनके बारे में जिक्र करते हैं, अभी तक भी अगर कोई ट्वीट होती है आवाम की जानिब से, कोई इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर जो भी होता है वो बाबर आजम से रिलेटेड होता है। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर लेते हैं। माजिद भाई, शाहीन शाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस मैं थोड़ा सा अभी बाबर आजम पे बात करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल करें। देखिए, एक बंदे का स्टाइल होता है ना, आप जिस अंदाज में मॉर्निंग शो करती है जी, ये जिस पेस के साथ आप गुफ्तगू करती है जी, मेरा और थोड़ा धीमा मिजाज है। हाँ। मैं अगर आपके स्टाइल में बोलना शुरू करूंगा तो एकदम खांसना शुरू कर दूंगा। तो हर आदमी का अपना स्टाइल है। तो बाबर आजम का अब इतनी क्रिकेट खेलने के बाद स्टाइल मेरे ख्याल में चेंज हो नहीं सकता। आप देखिए, पाकिस्तान टीम के 1 दर्जन से ज्यादा कोचेज जो है वो बाबर आजम के साथ काम कर चुके हैं। इसी स्टाइल के साथ, मेरा मानना है इसी स्टाइल के साथ अब बाबर आजम साहबजादा फरहान नहीं बन सकते, साइम अयूब नहीं बन सकते, लेकिन
इसी स्टाइल के साथ बाबर आजम खेले और पाकिस्तान को जितवाएं। हमें उनके स्टाइल से मसला नहीं है, हमें जो हाँ मसला है उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है माजिद भाई, जैसे आपने कहा कि जो याद रह जाए, जो यादगार परफॉर्मेंस हो कि भाई उन्होंने एक बहुत रिमार्केबल इनिंग्स जो है वो खेली है। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन था, इस तरह तो हो जाता है बॉलर्स के साथ, लेकिन अगर इतना सीनियर होने के बाद जब आप 100 मैच भी कर लें, इतना अब तो सीनियर हो गए हैं, तो सीनियर होने के बाद अगर आपके थ्रो नहीं लग रहे, अगर आपका यॉर्कर ही नहीं लग रहा टाइम पर, तो आप क्या किस तरह कमेंट करेंगे? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी मेरे ख्याल में एक इंजरी के बाद वापस आए हैं, और जाहिर है ये पिचेस, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस तो फास्ट बॉलर्स को मदद देती थी, लेकिन श्रीलंका की पिचेस जो है हाँ वो बैट्समैनों की पिचेस हैं। और मेरे ख्याल में एक चीज जहां शाहीन अफरीदी, ये मेरा मानना है, जहां वो लैग कर रहे हैं कि उनको अपनी बॉलिंग में थोड़ी सी वेरिएशन लाना पड़ेगी। आज का वो दौर नहीं है। आप देखें इसी वर्ल्ड कप में जो बहुत तेज स्पीड से बॉलिंग करने वाले बॉलर्स हैं, उनको उसी स्पीड के साथ मार पड़ रही है। हाँ, कौन लोग कामयाब हैं जो कभी स्लोअर वन करवा दे, कभी कोई ऑफ कटर करवा दे, कोई या गेंद स्विंग होने लग जाए, तो शाहीन अफरीदी थोड़ी सी इसमें बेहतरी लाए। लेकिन ये भी देखें, हमारे पास एक अच्छी चीज है कि श्रीलंका की कंडीशन के हिसाब से हम यूएस वाला मैच देख लें कि पाकिस्तान के 20 में से 16 ओवर्स हमारे स्पिनर्स ने करवाए। अभी भी जो मेरा मानना है जी, कि चले शाहीन अफरीदी इस वक्त अपनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन फहीम अशरफ को कप्तान ने 2 मैचों में 1 ओवर भी नहीं दिया। साइम अय्यूब को 2 मैचों में 2 ओवर्स करवाए गए। हालांकि पहला मैच जो नेदरलैंड्स का था, उसमें साइम अय्यूब ने 1 ओवर करवाया, 2 विकेट ली, 17वें ओवर में कप्तान लाए, फिर उनको चेंज कर दिया। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे पास अभी नसीम शाह पीछे बैठे हुए, सलमान मिर्जा बैठे हुए, लेकिन मेरे ख्याल में हमने पिछले मैच में जो टीम खिलाई, जी, मुझे मेरा अपना मानना है, हो सकता है कंडीशंस डिफरेंट हो। अब नए ग्राउंड पर मैच होने जा रहा है। पिछले दोनों मैच हमने सिन्हाली स्पोर्ट्स क्लब में खेले थे, अब ये प्रेमदासा स्टेडियम में, शहर वही है, स्टेडियम डिफरेंट है, तो हो सकता है कप्तान जो है किसी और बॉलर को खिलाए, लेकिन शाहीन अफरीदी को एज ए सीनियर बॉलर, अब जिस तरह हम बाबर की बात करते हैं, शाहीन अफरीदी पे हम क्रिटिसिज्म नहीं करते जी, हमारे, वो भी हमारे बॉलर है, जाहिर लेकिन है हम तो हमारी हर किसी के बेटरमेंट के लिए बात करते हैं। जी, हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। हम चाहते हैं कि बड़े मैचेस में हमारे बड़े प्लेयर लाइक शाहीन अफरीदी, लाइक बाबर आजम परफॉर्म करें। और माजी में जो पाकिस्तान क्रिकेट का खासा रहा है, जब पाकिस्तान क्रिकेट जीती रही है, तो हमारे बड़े प्लेयर्स जो है वो रोल प्ले करते रहे। तो मेरे ख्याल में यही वो टाइम है कि बड़े प्लेयर्स आगे आए और अपनी जिंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, जिससे लोग भी उनको याद रखें और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो भी किसी अच्छे स्टेज पर अच्छी जगह फिनिश करे। बहुत शुक्रिया माजिद भाई आपके कीमती वक्त के लिए, और बहुत ज़बरदस्त माजिद भाई का तज्जिया होता है। और बात यही है बहुत माजिद भाई ने कि मसला ये नहीं है कि तनकीद बराए तनकीद है, मसला ये है तनकीद बराए इस्लाह है। अगर आप अच्छा खेल सकते हैं तो क्यों नहीं खेल रहे? अगर आप इतने बड़े प्लेयर हैं तो आपको बड़े मैच में बड़े प्लेयर बनकर दिखाना होगा। इस पर जो एक्सपेक्टेशंस हैं बाबर आजम से हैं, शाहीन शाह अफरीदी से हैं, साहबजादा फरहान अच्छी फॉर्म में है, साइम अय्यूब को बेहतर होने की ज़रूरत है। टेल एंडर्स की बारी बैटिंग में ना ही आए तो अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया के मैच में हमारे पास तैयारी पूरी है, हमारी टीम अच्छी है, हमारी प्लेइंग 11 की स्ट्रेटजी, प्लानिंग और जितने भी हमारे टीम के जो बॉयज़ हैं वो बहुत फॉर्म में हैं, इंथुजियास्टिक हैं। मसला सिर्फ आपका प्लानिंग का है, मसला उस दिन आपने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से पाकिस्तान की फील्डिंग की बात हो रही है ना, पाकिस्तान की फील्डिंग भी बहुत बेहतर हो गई है। तो अगर हम हर डिपार्टमेंट में बेहतर होते जा रहे हैं तो बस अब हमने थोड़ा सा प्लानिंग बनानी है और अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखना है। इंशाल्लाह वी विल विन दैट मैच। तो शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि ख़वातीन के घर में बहुत ऐसे मसाइल होते हैं जिसके हवाले से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं, जिसमें एक मसला जो है वो इनफर्टिलिटी भी है।
और ये अगर देखा जाए ना, ऑलमोस्ट हर 10 में से 5 ख़वातीन ऐसी हैं जिनके ये मसाइल हैं। अब ये मैटर कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, प्रॉपर किसी डॉक्टर से बात की जाए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाया जाए जो आपको सही गाइड करें और आपके जो फैमिली प्लानिंग्स होते हैं, आपके जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं, उसके हवाले से भी ये डॉक्टर्स जो हैं वो आपको गाइड करते हैं। अच्छा जी, इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर अतरूबा इस्माइल जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप अतरूबा, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अतरूबा, ये बताइएगा कि ये जो ख़वातीन के मसाइल हैं, ये जो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो मेंटल डिसऑर्डर तक का शिकार हो जाती हैं, लेकिन ये मैटर सॉल्व नहीं हो पाते हैं, एंड दैट्स इनफर्टिलिटी, इसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, हार्मोन्स की वजह से जो आप बात कर रही है कि मेंटल स्ट्रेस लेवल की बात कर रही है, क्योंकि आपकी वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं है मुझे। जी जी जी, मैंने कहा ये जो ख़वातीन के इंटरनल इश्यूज होते हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से वो मेंटल डिसऑर्डर तक का शिकार हो जाती है, दैट्स इनफर्टिलिटी, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है, क्या बताएंगे आप उनको? बिल्कुल, देखिए आज हर जो 4 में से 1 खातून है ना ओपीडी में हमारे पास हार्मोनल इश्यूज की वजह से आ रही है। और मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हमारे पास 80% खवातीन ऐसी होती हैं जो पीसीओएस के साथ आ रही होती हैं। और अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, हार्मोनल मसाइल है, अल्टीमेटली आप लेटर ऑन लाइफ में जाके आप इनफर्टिलिटी से लाजमी इनफर्टिलिटी ना कहूं, सब फर्टिलिटी आपको प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में। तो ये सब प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की खवातीन इसका शिकार हो रही हैं। और इसके लिए जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जो भी हार्मोनल इश्यूज जिन गर्ल्स को हैं वो जितना जल्दी रुजू कर लें डॉक्टर से उतना बेहतर है। या आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर आप कर लेते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है, तो उसके बाद आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं। अल्टीमेटली स्ट्रेस की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो रही है काफी फीमेल्स में। अच्छा, लाइफस्टाइल मेंटेन कैसे किया जाए? एक खातून है जिनकी शादी हुई, अब वो न्यूली मैरिड हैं, किस तरह से अपनी लाइफ मेंटेन करें, क्या लाइफस्टाइल रखें कि वो इस सिचुएशन तक ना पहुंचे? लाइफस्टाइल में सबसे पहले तो आपका अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि आप बिल्कुल आपकी लाइफ में वॉक नहीं है, एक्सरसाइज तो चलिए बहुत दूर की बात है, हमारे पास खवातीन नहीं करती हैं, उनमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वॉक अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप एटलीस्ट जंक फूड अवॉइड कर सकते हैं। आप ऑयली, हमारे पास इतना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड हो गया ना कि हमारे फ्रीजर भरे हुए हैं सारे फ्रोजन आइटम से, और फिर वो सारा बेक हो रहा होता है, ऑयल में फ्राई हो रहा होता है। वो चीजें आपने कम करनी है। हेल्दी डाइट से मुराद आपके पास फ्रेश फ्रूट्स हैं, आपके पास वेजिटेबल्स हैं, आपने उन चीजों की तरफ ज्यादा जाना है और ये सब चीजें अवॉइड करनी है। तो आपका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली, आपकी स्लीप साइकिल बेहतर हो, आप टाइम से सो रहे हैं, आप टाइम से उठ रहे हैं। हमारे पास कोई टाइम से सोने का, टाइम से उठने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वर्किंग वुमेन की बात नहीं करी, ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करी। अब इसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं है, आपके मील्स टाइम पे नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो रही है ना। आप प्रॉपर डाइट इंटेक नहीं कर रहे हो, आपका वाटर इंटेक अच्छा नहीं है, आपका स्लीप बेहतर नहीं है, तो ये सब चीजें अल्टीमेटली आपको लीड करती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, आपकी मदर, आपकी खाला, कोई भी अगर फैमिली में खातून है जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स का शिकार है, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हुई, तो आपको तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, तकरीबन अगर 100 की मैं बात करूं तो उसमें से 60 या 70% ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करती, जिसकी वजह से वो मेंटल स्ट्रेस का शिकार रहती हैं। और कई ऐसे केसेस हैं जिसमें जो फैमिली सपोर्ट है वो नहीं मिलती, उसमें उनके साथ में जो रवैया रखा जाता है उसके वजह से भी उनको प्रॉब्लम होती है, और स्ट्रेस भी एक मेन कॉज होता है इनफर्टिलिटी का। जी डॉक्टर अतरूबा। जी डॉक्टर अतरूबा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें हम कहते हैं कोई भी कपल हमारे पास आ रहे हैं और वो 1 साल तक साथ रह रहे हैं और वो ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो उस जब तक हम मेडिकल ट्रीटमेंट पे नहीं जाते, जब तक पूरा 1 साल वो एक साथ ना रह रहे हो, हमारे पास हमारी सोसाइटी में क्या कॉन्सेप्ट है, शादी हुई 1 to 2 मंथ बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे होते कि आप गुड न्यूज दें, और उसके बाद जो स्ट्रेस इन लॉस की तरफ से फीमेल पे आ रहा होता है और वो स्ट्रेस की वजह से उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, उसकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स उसको स्टार्ट हो जाती हैं, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, अल्टीमेटली उनको प्रॉब्लम
कंसीव करने में होती है, मतलब दोनों कपल पे पूरा स्ट्रेस होता है कि भाई बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। तो कोई भी कपल है वो एटलीस्ट 1 मंथ तक, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी एज 35 से कम है फीमेल की, तो हम उस पे जाते हैं, क्योंकि हमारे पास 40% केसेस में मेल इनफर्टिलिटी भी कॉमन है। ऐसा होता है कि मेल साइड से भी हस्बैंड की प्रॉब्लम हो रही होती है, उसकी वजह से भी फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही होती है। तो हमेशा फैमिली को सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जस्ट अपनी फीमेल का ही इलाज करवाएं कि भाई खवातीन ने ही जाना है, उन्होंने ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है, ऐसा नहीं है। और आप जाते, ऐसा होता है कि हर गली में, हर जो दूसरे हॉस्पिटल में, लेट सपोज ये किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो उसमें 1 महीना रुकते हैं, ट्रीटमेंट हुआ, नहीं समझ आया, उसके बाद डॉक्टर चेंज कर लिया। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें इनफर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 3 to 6 मंथ आप एक डॉक्टर के पास, अगर अच्छी डॉक्टर है, आपने उनको पूरा प्रॉपर दिखाना है, जिसमें रूल आउट किया जा सके दोनों का, हस्बैंड का भी और वाइफ का भी, दोनों को रूल आउट करके जब रीजन पता चलेगा उस हिसाब से इलाज होगा। यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जस्ट फीमेल अंडे बनाने की दवाइयां खाती जाती है, जिसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, जिसका अल्टीमेटली जाके आपके माहवारी बंद होने पे, जो यानी हम मीनोपॉजल एज है ना, उनमें अर्ली हो जाती है, जो फीमेल्स इतनी ज्यादा पिल्स ले रही होती हैं ये एग बनाने वाली। तो प्रॉपर आप एक अच्छी डॉक्टर से रुजू करके आप अपनी प्रॉपर कॉज ढूंढ के उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अच्छा, जब ये इस तरह के पेशेंट्स आते हैं या ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि भाई अब हमें ये प्रॉब्लम है और हमें घर से भी स्ट्रेस है, उसके बाद एक कपल को या एक खातून को कितना टाइम जो है वो इलाज कराना पड़ता है, कितने सब्र की ज़रूरत होती है? क्योंकि यूजुअली ख़वातीन जब आती हैं डॉक्टर के पास, गायनी के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो ये चाहती हैं कि ओवरनाइट जो है उनका मसले का हल हो जाए। इस टोटल प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, क्या क्या करना चाहिए, कौन से टेस्ट कराने चाहिए, और कपल्स के लिए आप क्या बताती हैं कि उनको क्या गाइडेंस है, उनको लाइफस्टाइल किस तरह से रखना चाहिए, और जो खातून है जिन्होंने कंसीव करना है उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं? अच्छा, इसके अंदर ना सबसे पहले हमेशा इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए या बांझपन के इलाज के लिए मैं कहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ दोनों का आना बहुत जरूरी है। यूजुअली फीमेल आती है, साथ में इन-लॉज हैं या अपनी मदर के साथ आ रही होती है, कपल बैठा होता है, हम उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले हम प्रॉपर हिस्ट्री इवेल्युएट करते हैं कि क्या इशू है, और उसके अंदर हमेशा ऐसा होता है कि फीमेल का प्रॉब्लम नहीं निकलता। मैंने जैसे पहले बात की कि 40% मेल 40% फीमेल, तो अगर आप 35 से कम है तो आप 1 साल तक वेट कर सकते हैं। लेकिन आपकी एज, अगर फीमेल की एज 35 से ज्यादा है तो, और आपने 6 महीने तक कंसीव नहीं किया नेचुरल ट्राई करने के बाद, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। अब उसके बाद हम जाते हैं कि टेस्टिंग कौन कौन से टेस्ट हैं जो जरूरी हैं। अगर फीमेल की बात की जाए तो अगर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी जो उसकी माहवारी है वो बिल्कुल बाकायदगी से आ रही है तो हम कुछ टेस्ट तजवीज करते हैं। इसके अलावा हम 12 दिन डे 12 स्कैन करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि आया आपका जो अंडे हैं वो अच्छे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, मैच्योर एग बन रहे हैं, मैच्योर फॉलिकल्स बन रहे हैं या नहीं, वो हम चेक करते हैं। मेल में लाजमी सीमन एनालिसिस में उसका स्पर्म काउंट, उसकी मोटिलिटी, उसकी जो नॉर्मल फॉर्म कितनी है, अब नॉर्मल फॉर्म तो उसमें नहीं है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। मेल में हम ये देखते हैं क्योंकि दोनों तरफ से एक्स और XY जो भी बेबी बन रहा होता है दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है। तो इसमें मेल पार्टनर का सिर्फ एक ही टेस्ट होता है, सीमन एनालिसिस, वो हम करवाते हैं। उसके बाद फीमेल के स्कैन्स हो गए, अगर उसकी पीरियड्स इरेगुलरिटीज हैं या हार्मोनल इश्यूज उसको रह चुके हैं तो उनमें हम हार्मोनल टेस्टिंग पे जाते हैं, जो माहवारी के दूसरे दिन हम करवाते हैं। उसके बाद इसका जो तरीका इलाज है, हमें जहां भी प्रॉब्लम मिली, अगर तो हस्बैंड साइड टोटली ओके है, हमारे पास रिपोर्ट बहुत अच्छी आ गई है जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंसीव कर लेंगे, तो हम फिर फीमेल की तरफ जाते हैं। फीमेल के अगर एग मैच्योर नहीं बन रहे तो हम उनको एग बनाने की मेडिसिन देते हैं, जिसका जो टोटल लिमिट है 3 to 6 मंथ, और वो भी अंडर गाइडेंस। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब से, आप गूगल सर्च करके या आप चैट जीपीटी से कोई मेडिसिन पूछ लें और आपको प्रॉपर पता ना हो, क्योंकि इसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। इसको लेने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज का रिस्क होता है। इसके अलावा हाइपर स्टिमुलेशन, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन एक सिंड्रोम है, वो जो कि थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग होता है फीमेल के लिए। तो ये बिल्कुल मैं यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ कि आपने अगर ओवुलेशन इंडक्शन लेनी है, आपने प्रॉपर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के कर लेनी है।
उसका जो टाइम लिमिट है वो हमारे पास 3 to 6 मंथ है कि 3 से 6 माह तक हम ट्राई करते हैं। इसके अलावा तो कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास शादी के 2 साल बाद भी प्रेजेंट करते हैं कि भाई 2 साल से हमने नहीं हुआ। तो उसमें हम फीमेल की ट्यूबल ब्लॉकेज भी लाजमी चेक कराते हैं, ट्यूब टेस्ट करवाते हैं देखने के लिए कि आया ट्यूब में तो कहीं ब्लॉकेज नहीं है। अगर फीमेल की कोई सिस्ट पड़ी है, उसका कोई फाइब्रॉइड है जो हर्डल कर रहा है कंसीव करने में, तो उन चीजों पे हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाते हैं। ये सब चीजें हैं। अगर हस्बैंड का प्रॉब्लम आ जाता है तो उनको फर्दर यूरोलॉजिस्ट पे देखते हैं कि क्या कॉज उधर आ रही है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ओके हैं, लाइफस्टाइल पे मैं आना चाहूंगी, अगर दोनों ओके हैं या मीनवाइल ट्रीटमेंट भी हमने उनका स्टार्ट कर दिया है। हस्बैंड अगर स्मोकर है, अल्कोहलिक है, किसी भी किस्म की एडिक्शन है, कोई भी लेते हैं, अगर गुटखा इस टाइप की चीज कुछ वो यूज कर रहे हैं, तो हम उनको डिस्करेज करते हैं और काउंसलिंग यही करते हैं कि आप अगर बेबी आप प्लान करें तो आपको एटलीस्ट ये कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली स्पर्म की मोटिलिटी उसके काउंट पे इफेक्ट कर रहा होता है। हस्बैंड अगर डायबिटिक हैं तो उनको देखते हैं कि उनके शुगर्स कहाँ तक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अथरुबा, बिल्कुल यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं आपकी डिस्कशन, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डॉक्टर से कहेंगे कि वही सारा प्रोसेस और सारी ट्रीटमेंट हमें बताएं कि किस तरीके से ये आगे फिर लोगों को परस्यू करनी चाहिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इनफर्टिलिटी पे हम बात कर रहे हैं और बहुत ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करने की बड़ी ज़रूरत है। ख़वातीन और फैमिलीज़ इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। डॉक्टर अथरुबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर अथरुबा, मैं चाहूँगी कि आप अपनी जो डिस्कशन करी थी उसको कंटिन्यू करें ताकि लोगों को थ्रू आउट प्रोसेस पता चल सके और इसका ट्रीटमेंट भी पता चल सके। जी। अच्छा, इसके अंदर अगर हमने फीमेल को ओव्यूलेशन इंडक्शन पे डाला, यानी जो अंडे बनाने वाली दवाइयां होती हैं उस पे हम डालते हैं, उसको फिर फर्दर फॉलो करते हैं, जिसमें हम उनका डे 12 स्कैन कराते हैं। स्कैन में हम एक्सरसाइज लाजमी देखते हैं और उसके बाद हमें ट्रिगर करना है नहीं करना, कुछ इंजेक्शन हम एडवाइस करते हैं। उसके बाद फिर ओव्यूलेशन डेज में हम कपलेशन के लिए काउंसिल करते हैं कि आपने इंटरकोर्स कौन से डेज पे आपके ज्यादा जरूरी है, उन डेज पे काउंसिल करना है। उसके बाद सबसे ज्यादा कि आपने स्ट्रेस अवॉइड करना। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि भाई डेज डॉक्टर ने बताए हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी और ये सब, ऐसा नहीं करना। आपने नेचुरली अपनी सब अपने रिलेशन को लेके चलना होता है, लेकिन मीनवाइल हर चीज ट्राई कर रहे होते हैं। 3 to 6 मंथ की उन फीमेल्स के लिए है जिनका एग का इशू आ रहा है, जिनकी ट्यूबल ब्लॉकेज है, उसमें फर्दर सर्जिकल मैनेजमेंट भी हम जाते हैं, लेप्रोस्कोपी भी होती है। कुछ अगर आपके सिस्ट है तो सिस्ट रिमूवल पे जाते हैं, उसके बाद हम ट्रीटमेंट देते हैं। अगर मैं हस्बैंड साइड से बात करूं, जहां मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी आ गई, जहां हस्बैंड का इशू आ गया, वहां पे फर्दर फिर यूरोलॉजिस्ट, और अगर वहां पे उनका स्पर्म काउंट बहुत कम है तो हमारे पास फर्दर आईवीएफ है। इसके अलावा अगर स्पर्म की मोटिलिटी, क्योंकि स्पर्म पूरा ट्रैवल करता है ट्यूब तक जाता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, अगर उसकी मोटिलिटी यानी ऊपर जाने की सलाहियत में कमी है तो हम फिर इसके लिए हमारे पास इक्सी होता है, इक्सी आईयूआई, ये हमारे पास ट्रीटमेंट प्लान मौजूद है। अगर ऐसा है कि फीमेल के बहुत ज्यादा बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज है, दोनों साइड की ट्यूब्स बंद हैं, या किसी भी वजह से उनकी एज इतनी है या उनके एग्स बहुत अच्छे नहीं बन रहे, तो फिर फर्दर उनको आईवीएफ हम ठीक है। आप ये कह रही हैं कि फिर इस तरह से सारा प्रोसेस होता है। अच्छा, समहाउ कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें खवातीन की एज ज्यादा होती है, तो फिर उनको ये इशू होता है कि पता नहीं कि वो कंसीव कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो जरा ये बताएं कि जिन खवातीन की ज्यादा एज होती है, क्या वो कंसीव कर सकती हैं और क्या एज लिमिट होती है? और क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये क्लेम भी करते हैं कि नहीं, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ओवर एज है और फिर आपकी लेट शादी हुई है तो नहीं, यू बिकम पेरेंट्स, तो उस हवाले से बताएं। अच्छा, इसके अंदर ना हमारे पास एज लिमिट तो मैं नहीं कहूंगी, वैसे यूजुअली क्या होता है हमारे पास पाकिस्तान में जो मीन एज है, पोस्ट मीनोपॉजल एज है, वो 45 to 50 है। लेकिन 45 से पहले आपके अगर एग्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, आपकी ओवरीज अच्छा काम कर रही हैं, हम एक टेस्ट कराते हैं, इसमें AMH लेवल देखते हैं जो बिल्कुल सही हमें गाइड करता है कि आया आपकी जो अंडेदानी है वो कितने % काम कर रही है, इसमें हमारे पास चांस है या नहीं। उस टेस्ट की बुनियाद पे हम फैसला करते हैं कि हमने इनको कहाँ लेके जाना है, और ये बहुत जरूरी है। ये मैं अपनी फेलो कलीग्स हैं जो पेरिफ्रीज में काम कर रही होती है, उसमें क्या होता है पेशेंट
अगर लेट शादी हुई है, लेट सपोज वो 40s में है, हमारे पास टाइम ही वैसे टाइम स्पैन 2 to 3 years है कि हम इसमें कंसीव करवा सकते हैं जिसमें, तो उसमें आप किसी भी छोटी जगह पे या एक ही जगह पे आप ना रहिए, आप ज्यादा बेहतर है कि आप किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, ताकि जो आपके पास टाइम बचा है जिसमें आप कंसीव कर सकती हैं, तो वो टाइम आपका टाइम पीरियड फिर क्या होता है, अल्टीमेटली एंड में अगर जाते हैं फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास तो वहां प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर उनके हाथ में भी कुछ नहीं होता है। तो आपका टोटल डिपेंड करता है, अगर आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा है ना, आपकी बॉडी में जो एग्स हैं वो लिमिटेड भी हैं। हम जब बाय बर्थ फीमेल पैदा होती है, उसकी बॉडी में जितने एग्स हो गए उतने ही वो, जब वो प्यूबर्टी की एज पे आते हैं तो हमारे पास लिमिटेड एग्स बन गए। अब क्या होता है, हर महीने एक एग हमारी बॉडी से इन टर्म्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन वो निकल जाता है, हर महीने एक एग मैच्योर होता है, और क्योंकि अनमैरिड है, स्पर्म नहीं है, वही एग हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड ऑफ होती है और हमारी पीरियड्स आ जाते हैं, तो एक एग हमारा यूज हो गया। अब क्या होता है, विद टाइम आपकी जितनी एज होती जाएगी आपकी ओवरीज के एग यूटिलाइज होते जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई अगर हमने हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, हमारे एग बचे होंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपकी जितनी टाइम आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपकी एग की क्वांटिटी, आपकी एग की क्वालिटी, दोनों पे इफेक्ट होगा। बहुत दफा ऐसा होता है आपके पास बहुत सारे एग्स हैं लेकिन एग्स आपके अच्छे नहीं है, तो वो भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम कर सकते हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि थोड़ा सा बात करते हैं फैमिली प्लानिंग के हवाले से। ये जो कपल्स आते हैं आपके पास या आप लोग जिस तरह से गाइड करते हैं, व्हाट आर दीज गाइडेंस? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिनको इस गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता एक्चुअल में कि किस टाइम पर, कब, किस वक्त डॉक्टर के पास जाना है, कौन सा अलार्मिंग टाइम है, किस टाइम पर क्या प्लान करना चाहिए। जी डॉक्टर अथर्वा। अच्छा, अगर फैमिली प्लानिंग की बात की जाए तो मैं समझती हूँ बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर एक प्लान बच्चा दुनिया में लेके आते हैं, आपने हर चीज प्लान की होती है, आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटस, आपने अपने टाइम के हिसाब से कि आप बच्चे को कितना टाइम दे सकते हैं, क्योंकि पैदा करना मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना किसी भी बच्चे की अपब्रिंगिंग करना, उसकी परवरिश करना, उसका हर चीज देखना, स्कूलिंग हो गई, हर चीज। तो इसके लिए जो कपल कुछ ऐसे भी होते हैं जो राइट आफ्टर देयर मैरिज वो कहते हैं कि अभी हमने जल्दी बेबी नहीं करना, हमने 1 to 2 ईयर हम गैप करेंगे, उसके बाद हम बेबी प्लान करेंगे। तो उन कपल्स को मेरा मशवरा यही होगा कि आप किसी भी डॉक्टर से रुजू करें। इसके अंदर हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसमें हम कुछ कम मुद्दत के लिए होती हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, कुछ लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होते हैं, और लॉन्गर ड्यूरेशन हम यूजुअली उन्हीं को ही रिकमेंड करते हैं जिनके 1, 2 या 3 बच्चे हों, या जो सोच रहे हो कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, अब हमने फिलहाल प्लान नहीं करे, 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद हम सोचेंगे। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें मैं अगर बात करूं, अगर तो शॉर्ट टर्म की बात की जाए, शॉर्ट टर्म में हमारे पास बैरियर मेथड है जिसमें आप कॉन्डोम का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास पिल्स आती हैं जिसमें हार्मोनल पिल्स हैं जो आपको वंस अ डे किसी भी फीमेल को लेनी है और वो थ्रू आउट मंथ लेनी है। एक ये हो गया। उसके बाद हमारे पास इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन जिसमें इंजेक्शन होता है, वो हर 3 महीने में लग रहा होता है, एक दफा लगना है। टोटल आप समझे पूरे 1 ईयर में 4 इंजेक्शंस हमें चाहिए होगी किसी भी फीमेल को। इसके बाद अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म की, यानी जो ऐसे कपल्स होते हैं जिनके 2 बच्चे हैं और दोनों सिजेरियन से हो गई, या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हुई, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन मदर को हुई और अब वो बिल्कुल प्लान नहीं करना चाह रहे, पेशेंट भी यंग है, तो उसमें हम फिर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन में हम उन्हें इम्प्लांट होता है जो बिल्कुल बाजू लेफ्ट आर्म में अंदर हम डालते हैं। छोटी सी 2 रॉड्स होती हैं, बिल्कुल ओपीडी का प्रोसीजर है, उसमें हम रॉड रख लेते हैं, वो 5 इयर्स की आपको कॉन्ट्रासेप्शन देते हैं। आपने उससे पहले किसी भी कपल को अगर वो चाह रहे हैं कि हमने बेबी करना है, आप रिमूव करवाएंगे तो आप बेबी कंसीव कर सकते हैं। इसके अलावा हम कॉपर टी डिवाइस है जो हम बच्चादानी के अंदर रखते हैं, ये भी ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, ये रखते हैं। इसके अलावा अगर तो मैं बात करूं परमानेंट मेथड जिसमें कोई भी कपल है वो कहता है हमारी फैमिली कंप्लीट है, 5 बच्चे, 6 बच्चे या 4 जितने किड्स उनके हो गए हैं, अब वो नहीं फर्दर चाहते, तो इसके लिए हमारे पास ट्यूबल लाइगेशन जिसमें बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन, ये भी मिनी प्रोसीजर कह रहे हैं और इसमें आराम से आपकी कॉन्ट्रासेप्शन हो सकती है। हर ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। यस, मैं उसी पे बात करना चाह रही थी कि वो क्या है, क्योंकि लोग उस हवाले से बहुत कंसर्न रहते हैं, उस हवाले से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर कोई इस तरह के ये प्रोसीजर्स करवाते हैं तो? अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना, बहुत ज्यादा मिथ है कि भाई ये तो अगर वो जो
वक्फे वाली गोलियां, जो चाबी वाली गोलियों के नाम से भी मशहूर है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो हार्मोनल पिल्स आती हैं, लोग समझते हैं कि बस ये लेना स्टार्ट कर दिया अब बिल्कुल बांझपन हो जाएगा, अब बच्चा नहीं होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रिटर्न रेट जो हम कहते हैं कि कोई भी मेथड छोड़ने के बाद जितना जल्दी आप कंसीव कर सकते हो वो COCP पिल्स हैं, वो हार्मोनल पिल्स हैं। आप जैसे ही छोड़ते हैं विद इन 1 to 2 मंथ अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कंसीव कर जाते हैं। इवन मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो ये लेते लेते कंसीव कर जाते हैं, और वो उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि आप इसको ये मेडिसिन लेने का उसूल ये है कि आपने एक टाइम फिक्स रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने आज एक टैबलेट सुबह में ली तो अब कल आप शाम में ले रही हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे पेशेंट आते हैं कि भाई मेथड फेल हो गया। ऐसा नहीं है, आपने प्रॉपर टाइम से लेना है, आप डोज मिस नहीं कर सकते। लेकिन बहुत बार दफा ऐसा होता है आपने एक टैबलेट मिस कर दी तो हम कहते हैं आपको नेक्स्ट डे जब भी याद आ रहा है कि मैंने कल वाली डोज नहीं ली तो आप 2 टैबलेट एक साथ लोगे। यानी इसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और लोग मुख्तलिफ तरीके से जाके डॉक्टर से बात कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और डॉक्टर से बात जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अथरुबा आपके कीमती वक्त के लिए। ख़वातीन को इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, और अगर वो ओवर एज है तो उनको फ़ौरन जो है वो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैमिलीज़ और ख़ानदान इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, पूछते नहीं हैं, और अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उनकी फिर अपनी एक डिफरेंट हिस्ट्री निकलती है जो कि डॉक्टर के इलाज से मुख्तलिफ होती है। तो आप डॉक्टर पर ट्रस्ट करें, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे पूछें, और जो आपके स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट आपको गाइड करते हैं उस हवाले से आप चीज़ें कंटिन्यू करें। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कितनी ज़रूरी है। हम दूसरों में बहुत सारी खामियां निकालते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं कि भी फला में ये कमी है और उसने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कितनी ज़रूरी है, अपने माइंड को फ्रेश करना कितना ज़रूरी है, और साथ साथ माइंडसेट पॉजिटिव रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कैसे रख सकता है कोई अपना माइंडसेट पॉजिटिव? क्योंकि इंस्टाग्राम की रील्स हैं, सोशल मीडिया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी सेल्फ को इम्प्रूव होने ही नहीं देते, क्योंकि आप लस्ट में आ जाते हैं, आप हसद में आ जाते हैं, आप कंपटीशन में आ जाते हैं, और इसके अलावा साथ साथ आपका जो माइंडसेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब अगर आपने देख लिया कि किसी ने कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव की हुई है, तो ये भी तो देखें उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी स्ट्रगल होगी। ये भी तो देखें कि अगर वो बड़ी सी गाड़ी में बैठा हुआ है तो उसने कोई 10-15 साल कमाया होगा, स्ट्रगल की होगी। ये भी तो देखें कि किसी ने कोई चीज़ अवार्ड हासिल किया है, किसी ने कोई सर्टिफिकेट हासिल किया है, कोई अचीवमेंट है, कोई अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा रिच है, तो डेफिनेटली उसकी स्ट्रगल उसने की हुई है। लेकिन लोग स्ट्रगल नहीं देखते, जस्ट लोग सोशल मीडिया देखते हैं, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भूल जाते हैं और दूसरों के ऊपर नेगेटिव कमेंट पास करते हैं। सो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उरूसा मोहसिन मौजूद है, जो कि माइंड ट्रेनर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उरूसा, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग आप सबको भी और हमारे नाजरीन को भी। जी बिल्कुल। अच्छा उरूसा, ये बताएं, मैं और आप इस बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं इससे पहले भी और करते रहते हैं, और लोगों को एजुकेट करते रहते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करें जब दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, ऑलरेडी नेगेटिविटी है, ऑलरेडी लोगों को देख देख के टेंशन बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पर फलाना क्या कर रहा है, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, तो अपने आप की इम्प्रूवमेंट के लिए तो टाइम ही नहीं मिलेगा। टाइम तो सारा दूसरों के लिए है, टाइम तो सारा दूसरों को स्टॉप करने में लगा देते हैं। बिल्कुल, आपने अपने ही सवाल में कहीं ना कहीं जवाब भी छुपा के रखा हुआ है। क्योंकि देखिए बात सही है, सोशल मीडिया पे अक्सर ज्यादातर हमारे जो वक्त है वो उस पे चला जाता है। अब उस पे हम क्या देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि दूसरे फलाने के पास क्या है और फलाने की कामयाबी देख रहे हैं, लेकिन उस कामयाबी पे और वहां तक पहुंचने में जो इतने साल उसने लगाए हैं, वो किसी उस तस्वीर के पीछे वो मेहनत नहीं दिख रही। तो ये एक बहुत बड़ा सोच में एक वो आ जाती है, मनफी सोच आ जाती है कि मुझे वो चीज क्यों नहीं मिल रही। तो आपकी एक तो सोच वहीं से नेगेटिव होना शुरू हो गई। अब क्या होगा, अब जब आपकी सोच ही इस तरह से चल रही है तो बड़ा मुश्किल होता है आपको कि अपने ऊपर फोकस करके आप मजीद कुछ मेहनत कर सकें, कुछ आगे बढ़ सकें। देखिए हमेशा ये चीज याद रखनी चाहिए कि जब हम सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, सेल्फ ग्रोथ बाज़ोकात लोग नहीं समझते होता क्या है। देखिए ये इस तरीके से है, मिसाल के तौर पे कि कल हम एक छोटा सा वो टच वाला फोन इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें वो कीपैड आता है, आज जो है वो दूसरा वाला है जिससे हम बस टच फोन है, एंड्रॉइड फोन है, दूसरे मुख्तलिफ फोन आ गए। यानी कि आपने
स्मार्टफोन्स है, आपने यानी कि इस्तेमाल की हुई चीजों में ग्रोथ ले आए, तो आपने समझा जी मेरी सेल्फ ग्रोथ हो गई और मैं जो है इंसानी तौर पे जो है मैं पता नहीं बड़ा बन गया। लेकिन इट्स नॉट एक्सटर्नल ग्रोथ वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट कि इंटरनल ग्रोथ, मेरी जाती ग्रोथ में क्या डिफरेंस आया है। हमेशा जो देखने का नजरिया होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए कि कल मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ। कल अगर मुझे चंद चीजों पे मुश्किलात आती थी डिसीजन मेकिंग में, फैसले करने में, तो आज मैं कैसा हूँ। कल मुझे गुस्सा आता था चंद चीजों में, तो आज क्या उन्हीं रिश्तों में मैं उसको बेहतर डील कर सकता हूँ या नहीं कर पा रहा। अंग्रेजी में कहा जाता है कि हमेशा कोशिश किया करें कि 1% बेटर होने की कोशिश किया करें, यानी कि 1% कोशिश किया करें कि मैं कल से आज बेहतर हूँ। क्योंकि यही डिफरेंस होता है। हम क्या करते हैं, हम ये कंपेयर करते हैं अपने आप को अपने किसी दोस्त के साथ, अपने किसी रिश्तेदार के साथ, अपने किसी साथी के साथ। नहीं, आपकी जो ग्रोथ होती है वो हमेशा आपके अपने के साथ ही कंपेयर होनी चाहिए, यानी कि आपका अपने साथ ही मुवाजना होना चाहिए। तो ये एक बहुत मैटर करता है जब हम ग्रोथ की बात करते हैं। और इसी पहलू में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है कि ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन पे रहते हैं, यानी कि वही नौकरी, वही तनख्वाह, वही सारी चीजें, वही ग्रेड आ रहे हैं तो उसी स्टूडेंट्स भी उसी ग्रेड में खुश हैं। कोशिश नहीं करनी कि इससे बाहर निकलना है, इसी बबल में रहना है और सोचना है इससे ज्यादा तो मुझे मिल ही नहीं सकता। अब जब यही सोच होगी तो आप कैसे इस कंफर्ट जोन से निकलेंगे बाहर, और कैसे आप कोशिश भी करेंगे एक नई मंजिल की तरफ जाने में? वो हो ही नहीं सकता। ज्यादातर लोग तो इसी उसमें फंस जाते हैं। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं सबा, तो वो ये कहते हैं कि पता नहीं इतने सालों से मैं वहीं फंसा हुआ हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अब उनसे पूछे आपने क्या डिफरेंटली किया? कहेंगे नहीं डिफरेंटली तो नहीं, वही जैसे चल रहा है। अब अल्लाह ताला देखें, करे ना करे तो वो उसके ऊपर है। अब असल में हम छोड़ देते हैं अपनी चीजें ये कह के कि शायद हमारे लिए नसीब में ही नहीं था हमारे। लेकिन आप उनसे पूछे आपने कोशिश की, आपने नया बीज डाला? नहीं डाला। देखिए अंग्रेजी में कहावत होती है, इट्स द डिफरेंस दैट मेक्स द डिफरेंस। सही। सो यानी कि अगर तुम्हें कुछ मुख्तलिफ चाहिए आज, तो ये सोचो तुम आज कुछ मुख्तलिफ करो तो तुम्हें कल कुछ मुख्तलिफ मिलेगा ना। अगर वही बीज जो 20 साल से डाल रहे हो तो जाहिर है वही फल मिलेगा जो मिल रहा था। कुछ मुख्तलिफ चाहिए तो नया बीज डालो। तो ये सारा कमाल है इसका। अच्छा, मसला ये अभी आपने बात की ना कि लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं और कई कई साल एक जगह पर होते हैं और वो पूरी पूरी जिंदगियां लगा देते हैं वहां पर। उसका रीज़न ये होता है कि वो जो उनके साथ जो उनकी क्राइटेरिया में जो लोग होते हैं, जो कुलीग्स होते हैं, उसका जिसका जिक्र हम हमेशा से करते हैं कि वो उनको आके कहते हैं पर ठीक तो है, अच्छा तो है, सब कुछ ठीक तो है। मसला ये कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो नो पेन नो गेन। मतलब अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको उसके नताइज भी नहीं मिलेंगे। अब मसला ये है कि कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें। उसके लिए तो आपको माइंडसेट चाहिए, उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, उसके लिए आपको डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ये रूटीन ही नहीं। समझे, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रही हैं कि आपने जरा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो दोस्त अहबाब पहले तो अपने ही दोस्त जो है टांगे खींचेंगे नीचे लाके कि पागल हो, क्या जरूरत है, जैसे चल रहा है ऐसे चलने दो। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो भाई? एग्जैक्टली, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? और ऑनेस्टली बाज़-औक़ात तो लोगं में हसद भी होता है कि वो हमसे आगे कैसे निकल गया। तो सब चाहते हैं कि एक ही लेवल पे रहें तो ज्यादा बेहतर है। वो कहते हैं ना ज्यादा तकलीफ तो ये होती है जब दोस्त आगे निकल जाते हैं। दोस्त आगे निकल जाते हैं, मुझे याद आ गई वो मूवी। तो बहरहाल हाँ, मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको ये बता रही थी, देखिए कंफर्ट जोन से इसलिए हमें मुश्किल होती है निकलने में क्योंकि हमें कहीं ना कहीं फेयर भी होता है फेलियर का। कि अगर तो मैंने नई नौकरी ले ली या नई जगह पे मैं चला गया या फिर कोई और नया घर या नई रस्तों की तरफ चला गया, तो अगर तो मैं फेल हो गया, अगर तो वहां मैं सेटल नहीं हुआ, फिर क्या होगा? तो जो सबसे ज्यादा जिसकी वजह से बाजू का रिश्तों में भी हम उन्हीं रिश्तों में होते हैं जिसमें अब्यूजिव रिलेशनशिप होता है, उसमें ग्रोथ नहीं होते हम उसी में ज्यादातर रहते हैं। बिकॉज हमें होता है चलो एटलीस्ट है तो सही ना, पता नहीं आगे क्या हो, कौन हो। तो वो इस वजह से क्योंकि हमें होता है कि एक खौफ है हमारे दिल में कि अगर ये भी ना चला तो, अगर वो नौकरी भी नहीं हुई सही तो वो जो फेयर ऑफ फेलियर है ना, वो रोकता है इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में।
और इसका सबसे बड़ा मेरे ख्याल है जो सोल्यूशन होता है ना, वो ये है कि जो भी आपके खौफ हैं, जिनकी वजह से आप जो फेलियर्स आप समझते हैं अपने जहन में कि ये मैं फेल हो जाऊंगा, उसको फेस करिए। जैसे कहते हैं ना, फेस योर फेयर्स। फेयर बेसिकली क्या है? खौफ FEAR क्या चीज है एक्चुअली? तो इसको अगर हम दूसरे मायने में मैं आपको समझाऊं, इट इज बेसिकली फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। यानी कि वो एक्चुअली हकीकत नहीं है, वो आपके जहन में हकीकत है। तो उसको एज अ फीडबैक समझिए, उसको समझिए कि मुझे राय क्या, इससे मुझे क्या फीडबैक मिल रहा है और मुझे अपने क्या क्या चीजों को दुरुस्त करने अकॉर्डिंगली। तो कंफर्ट जोन से निकलने के लिए बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए कि इससे निकले। कैसे निकले? अपने खौफ को फेस कीजिए और इसको एज अ चैलेंज लीजिए, इसको एज अ ग्रोथ मॉडल लीजिए और फिर आगे बढ़िए। सही। चले उरुसा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फिर इस बारे में कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट ये भी बहुत सारे लोगों में होता है। और ये फोमो जो है ना, ये लोग लेके पूरी जिंदगियां गुजार देते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। इससे कैसे बाहर निकले, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, एक इंसान अपनी शख्सियत को, अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव कैसे बना सकता है कि पूरा दिन उसको ये ख्याल नहीं आए कि दूसरे ने क्या किया। इस पर होगी बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात हो रही है अपने आप को बेहतर बनाने के हवाले से। उरूसा हमारे साथ मौजूद है। उरूसा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए? इसकी कोई प्रैक्टिस होती है, कोई रेमेडी होती है, कुछ एक्सरसाइज होती है कि दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें रहें? सबसे बड़ी बात यह कि आप दूसरों का ख्याल अपनी ज़िंदगी से कैसे निकाल सकते हैं, इस सेंस में कि आप उनसे नेगेटिव कंपटीशन लगा के बैठ जाए। देखिए, हम इस वजह से दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं जो कि हमें इम्प्रूव करना है, जिसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट कह रहे हैं हम लोग। हम मवाजना जो दूसरों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उस शख्स के पास वो चीजें जो हमारे पास नहीं है, यानी कि एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है ना हमारे अंदर, हमारी पर्सनैलिटी में। तो अब उस चीज से, उस जहनियत से निकलने के लिए पहले तो आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ हैबिट्स बिल्डअप कीजिए, कुछ मुस्बत इस तरीके से हैबिट्स बिल्डअप कीजिए जो कि आपकी सिर्फ नफ्सियात में नहीं, आपकी जिंदगी, आपके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाए। मिसाल के तौर पे एक टिप दे देती हूँ, रोज सुबह को उठ के आप चंद 5 मिनट 7 मिनट अपने साथ वक्त स्पेंड कीजिए। एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक बड़ा कामयाब शख्स था, बहुत बड़े उसके कारोबार थे और बहुत कंपनीज थी। तो उसके पास एक शख्स मिलने गया तो वहां पे बाहर एक उनकी जो असिस्टेंट थी, उन्होंने कहा नहीं साहब तो अभी बिजी हैं, तो आप एक काम करिएगा, आप कल आए। अच्छा ठीक है, वो कल गए। फिर उन्होंने कहा नहीं अभी तो साहब बिजी हैं, आप एक काम करें, आप कल आए, इस टाइम, ये जो टाइम होता है ये इस टाइम पे मसरूफ होता है। अच्छा, वो बड़े हैरान हुए कि ये कौन सा, ये एक मखसूस टाइम है सुबह के वक्त, मैं जब जाता हूँ ये मसरूफ होते हैं। तो बड़े क्यूरियस हुए कि अब क्या करें। ये तो मतलब एक अंदर वो पैदा हुआ क्यूरियोसिटी कि नहीं मैं तो पता करके रहूंगा। अच्छा, बहरहाल फिर वो उन्होंने कहीं मुलाकात हुई उनकी, तो उन्होंने कहा कि मैं मतलब मैं ये पता करना चाहता हूँ कि ये जो आपके बॉस है ये इस टाइम सुबह किससे मिल रहे होते हैं, कहाँ बिजी होते हैं। तो उन्होंने आपसे कहा देखिए ये वो वक्त है सुबह का जब वो अपने आप से खुद मुलाकात कर रहे होते हैं, ही इज मीटिंग हिमसेल्फ, यानी कि वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होते हैं, वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं, वो रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं। और ये आदत शायद हमारे अंदर नहीं है। जब आप ये चीज बिल्डअप करेंगे ना तो उससे 2 चीजें होंगी। नंबर 1, आपका जो सुबह जब आप ये करते हैं तो तमाम दिन भर की जो आपको पता है काम काज होते हैं, जो भी गोल्स होते हैं, जो भी मकसद होता है आपका, वो आप उन चंद मिनट चंद सेकंड में जो आप अपने साथ स्पेंड करते हैं ना, तो आप कि एक दुरुस्त तरीके से एक सिम्त सेट हो जाती है दिन की, और मुस्बत सोच भी सेट हो जाती है कि आपने दिन भर को किस तरीके से लेके चलना है। दूसरे उसके साथ साथ एक रिफ्लेक्शन भी हो जाती है कि मैंने अगर कल ये किया था तो आज मुझे अपने गुस्से में शायद तब्दीली, अपने आप में, अपने बात करने के तरीके में थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका या किरदार अदा करना पड़ेगा। तो ये बहुत मैटर करता है। ये छोटी छोटी चीजें ना आप
आपको डिफरेंस बताती हैं एक मुस्बत सोच में और अपने लाइफस्टाइल में छोटी छोटी बेहतर आदतें पैदा करने में, ताकि वो कहते हैं ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जाए, हम अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करें। सही, बिल्कुल अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना चाहिए। अच्छा, ओवरऑल अब क्या होता है कि लोगों का माइंडसेट जिस तरीके से आपने बताया कि भाई आप अपने लिए मी टाइम निकालें, अब ये जो मी टाइम है ये भी लोग अगर निकाल रहे होते हैं तो उसमें वो फिर भी उसमें भी दूसरे लोग शामिल होते हैं, उसमें भी वो मी टाइम में सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया सर्चिंग कर रहे हैं, तो वो मी टाइम भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो दूसरों के लिए ही स्पेंड हो जाता है। ओवरऑल अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जब आप अपना थॉट प्रोसेस शुरू करते हैं कि भाई आई वांट टू मेक माई सेल्फ बेटर, तो रोज़ाना अपना कंपटीशन अपने साथ करें। रोज़ाना एक दिन आप देखें कि जो आपका पिछला दिन था उस दिन आपकी कितनी नेकियां आपने की, कितनी अच्छाई की, कितनी बुराई की, किससे लड़ाई की, या किसके साथ आपने क्या बात की, या सोशल मीडिया पर आपने क्या कमेंट किया, नेगेटिव किया, पॉजिटिव किया। तो इससे बेहतरी आती है जब आप खुद अपने आप को चेक कर रहे होते हैं, खुद अपना ही आप अकाउंटेबिलिटी कर रहे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कि दूसरों को कुछ बोले। हाँ सबा, अभी तो मैं कहती हूँ सबसे बेहतरीन टाइम है अभी तो इस पे काम करने का। उसकी वजह ये है रमजान एक हफ्ते में शुरू हो रहा है और आपके लिए ये वक्त ऐसा है, ये टिकिंग बॉम्ब की तरह है कि आप अभी से शुरू कर दें इस पे काम, क्योंकि वो ये जो वक्त चल रहा है ना, एक तो वक्त इतने जल्दी जल्दी गुजर रहा है, टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन अब रमजान एक हफ्ते में शुरू हो रहा है। रमजान है ही महीना सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ का, ग्रोथ का। आपको पता है रमजान में, अब देखें आप शो हम लोग उसमें क्या आप लोग करते हैं, लेकिन उसमें रमजान एक ऐसा महीना है जो कि पूरे इंसान को तब्दील कर देता है। कभी उसकी इम्पोर्टेंस पे हम बात करें तो उस पे एक लंबी बात हो जाएगी, मैं वहां पे नहीं जाना चाह रही, लेकिन बात सारी ये है कि अगर हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो ये बेहतरीन मौका है। आप गौर कीजिए अपने ऊपर, आप देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे मुझे काम करना है। क्या आपके रिश्ते हैं, क्या आपका करियर है, क्या आपकी पढ़ाई है, क्या आपके घर में और तमाम चीजें हैं। अपने ऊपर आप फोकस कीजिए, बजाय इसके कि साथ वाले पड़ोसियों में क्या हो रहा है, फलानी जगह क्या हो रहा है, दूसरों की टांगे खींचना कि भाई अब वो आगे क्यों ना जाए। आप अपना हमेशा अपने आप से मुवाजना कीजिए। इससे बेहतरीन मैं कोई और चीज नहीं कह सकती सेल्फ ग्रोथ में, कि ऑलवेज लुक एट योर ओन सेल्फ, अपने आप को देखिए और छोटी छोटी आदतें बिल्डअप कीजिए। याद रखिएगा, आज जहां पे भी आप हैं, मैं हूं या दीगर और लोग एक कामयाब मंजिल पे हैं, वो इसलिए हैं कि शायद उन्होंने रोज कुछ छोटी छोटी आदतें ऐसी करते हैं वो कि वो इस वजह से वो वहां पे हैं। तो आपने वो नहीं देखना जो आपको नजर आ रहा है, आपने वो देखना है जो उसके पीछे मेहनत थी, और उसके पीछे मेहनत वो छोटी छोटी आदतें थी। बिल्कुल। अब ये जो आपने कहा ना कि स्मॉल हैबिट्स, ये दैट काउंट्स अ लॉट, दैट मेक्स यू बिगर। हाँ, अब अगर बात वो है ना कि अगर आप पंक्चुअल हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, आपका मूड अच्छा है, आपका मूड बुरा है, व्हाटएवर, लेकिन अगर आप ऑफिस आ गए हैं, आप काम कर रहे हैं, या आप जो भी काम कर रहे हैं उसको दिल से कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर ये छोटी छोटी जो स्मॉल हैबिट्स होती है ना, आपको ये आगे ले जाके बहुत फायदा देती हैं और बहुत आपके काम आती हैं। और इग्नोरेंस, सबसे बड़ी बात ये कि पेशेंस एंड इग्नोरेंस, अगर आप अपना काम खुद कर लेते हैं, बहुत सारे होते हैं ना कि ऑफिस में लोग होते हैं, या बहुत सारे ऐसे सलून्स में होते हैं, या हॉस्पिटल्स में होते हैं, हर जगह पर स्टाफ होता है, हर जगह पर लोग होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ये मेरा काम नहीं था, ये उसका काम था, ये उसका काम नहीं था, ये मेरा काम था। हाँ, ये भी आपकी एनर्जी को बहुत बर्न करता है कि आप नेगेटिव वे में बात करने के लिए तो 1 घंटे भी तैयार है, लेकिन अगर आपसे पॉजिटिव बात की जा रही है या किसी डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है तो डेफिनेटली आपका दिल नहीं लग रहा, आप कहते हैं ये तो बोरिंग है। तो अगर डेवलपमेंट की बात, अगर तरक्की की बात, अगर बेटरमेंट की बात बोरिंग लग रही है, हाँ बिल्कुल, हाँ, शुक्र और सब्र पैदा कर ले सबा, तो फिर मतलब 80-90% तो आप माशाल्लाह वहीं से ही आपकी रफ्तार आगे निकल गई टुवर्ड सेल्फ ग्रोथ। बिकॉज हमारे यहाँ जितने भी लोग नौकरी भी कर रहे हैं तो हम दूसरों को यही देखते हैं कि मैं, जैसे आपने बताया ना, मैं क्यों करूं, या मैं फोन आ रहा है तो उसका फोन है मैं क्यों उठाऊं, उसके लिए फोन है मैं क्यों उठाऊं, मैं उसका काम क्यों करूं। तो आप यही देख लें कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, उनके पास खाने को 2 वक्त या 1 वक्त रोटी नहीं है। वही चीज सोच ले, मेरा ख्याल है वहीं से आपकी मुस्बत सोच का जो सफर है वहीं से शुरू हो जाएगा। लेकिन
कोशिश तो कीजिए। बाज़-औक़ात लोग ना कोशिश भी नहीं करते, सारा दिन सिर्फ मोबाइल लेके स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं। अब तो ऑनेस्टली ये एक ऐसा चीज हमारे हाथ में आ गई है कि अगर इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया ना, ये ऐसे है जो आपको डिप्रेशन का मरीज बना देता है। ये बिल्कुल सही कह रही है, डिप्रेशन के मरीज आप होते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है आप इतनी स्क्रॉलिंग करते हैं, आपका ब्रेन बार बार उस फ्लो में जाता है। शॉर्ट रील्स देखने की लोगों को आदत है जो कि दिमाग के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वो हार्मफुल है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई ये समझता है ना कि वो अपनी ज़िंदगी में पेशेंस रखकर या वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो ये जो होता है ना कि किसी के कोई कमेंट को इग्नोर कर दिया, किसी की कोई बात बर्दाश्त कर ली, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप काम करें ना करें, आप कहीं भी ज़िंदगी में लाइफ में कहीं भी मौजूद हो, आपकी जो ब्रेन बिल्डिंग और पेशेंस जो आपको जो कुछ सिखाता है और उसके जो इनामात आपको लाइफ में आगे जाके मिलते हैं ना, वो अनबिलीवेबल है। वो अल्लाह ताला की तरफ से इनाम होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी की बात आज बर्दाश्त करें और कल आपको उसका इनाम ना मिले। जी तबा ये तो इमोशनल इंटेलिजेंस में हम सिखाते हैं ये सब चीजें ट्रेनिंग में। ये तो बड़ा कोर हिस्सा है कि आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना और फिर दूसरों के जज्बातों को भी मैनेज करना। यही तो सारा कमाल है। आईक्यू मैटर नहीं करता कि आप कितना जबरदस्त आपका आईक्यू है, वो इतना मैटर नहीं करता जितना वर्क प्लेस पे रिश्तों में और दीगर और मामलात में आपका ईक्यू मैटर करता है। यही तो सारी गेम है कि आप इमोशंस को किस तरीके से इजहार करते हैं, अपना मैनेज करते हैं और फिर दूसरों के जो रोजमर्रा के जो कम्युनिकेशन है, जो रोजमर्रा के इमोशंस है, उसको भी कैसे डील करते हैं। सारा खेल ही है ये। आप ये कर लें, आप ये समझ जाए, आपके अंदर जो है ना वो जो खुद सोचने की वो एक तब्दीली है कि मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ पे जाना है। ये सारा कमाल, ये ईक्यू का ही तो कमाल है सारा। आप ये अब आप देखें ना कि ये अगर ये पेशेंस ना हो, अगर ये तहम्मुल मिजाजी ना हो, कंसिस्टेंसी ना हो, तो डॉक्टर्स इतने बड़े बड़े जो ऑपरेशंस करते हैं वो कैसे करेंगे, इमरजेंसी कैसे डील करेंगे। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं जो ग्राउंड में बिल्कुल कहते हैं ना कि बस जीत और हार का मसला होता है और उस टाइम पर उनको पता होता है कि हमें क्या करना है, तो वो जब मैच को ओवरकम करते हैं तो वो पेशेंस के साथ में करते हैं ना। उस वक्त जब आप किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए ना, तहम्मुल मिजाजी से काम लेना चाहिए। हाँ, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। मैं रिलेट करूंगी। अभी चल रहा है T20 वर्ल्ड कप, राइट? और हमने अभी तो शुरुआत हुई है बहरहाल, लेकिन हमने बहुत जबरदस्त किस्म के अभी भी गेम्स देखे हैं। ठीक है, उसमें वो टीम एंड में जीतती है जिसके अंदर वो सब्र होता है, वो होता है, पेशेंस है, सब्र है कि खेल को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। अब यहाँ से वो स्ट्रेटेजी है, वो प्लानिंग है। इवन जब वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं, यही सारा कमाल है कि आप प्रेशर में जिंदगी में किस तरीके से आगे लेके चलते हैं। अक्सर लोग प्रेशर आता है ना तो वहीं से यू टर्न लेके कहते हैं चलो भाई अल्लाह हाफिज, मैं जा रहा हूँ घर। ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये सारा कमाल है। मतलब हम लोग अपने इर्द गिर्द खेलों से देख सकते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। आप देखें ना कितने ऐसे काम होते हैं, दुनिया के खतरनाक तरीन ऐसे काम होते हैं, डेंजरस जॉब होती है, लेकिन लोग उसको करते हैं और उसके ऊपर अपनी कमिटमेंट को भी फुलफिल करते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया उरूसा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला और बहुत अच्छी हमने आज बातें की है कि आपने गिव अप नहीं करना होता है। लेकिन अगर आपने गिव अप करना है और आप सोचते हैं कि आप गिव अप कर देंगे तो एक ट्राई ज़रूर किया करें, क्योंकि कोशिश करना बड़ा ज़रूरी है। और पेशेंस, ये जो सब्र होता है ना, इसके इतने इनामात हैं, इतने इसके आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं कि आप ज़िंदगी में, लाइफ में कहीं पर भी हो, ऐसा नहीं होता कि अगर आपने 2 साल सब्र से गुजारे हैं तो आपको 2 साल बाद उसका इनाम नहीं मिलेगा। आप अगर किसी के भी साथ सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, चाहे वो आपका ऑफिस हो, घर हो, ग्राउंड हो, खेल हो, कोचिंग हो, इनफैक्ट अगर आप किसी सैलून में जाते हैं, वहाँ आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है और आप सब्र करते हैं, उसका भी अल्लाह ताला आपको इनाम देते हैं कि आपने किसी जगह पर सब्र किया था। तो सब्र करना बड़ा ज़रूरी है, पेशेंस रखना बड़ा ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी रखना बड़ा ज़रूरी है। इसके बड़े सारे इनाम आते हैं और बड़ी सारी बरकतें भी हैं और कामयाबियाँ भी हैं। शो में वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको मिलवाएंगे डॉक्टर सुकैना से। वेलकम बैक।
तो भाई बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, और सेहत के बड़े मसाइल में क्या मसले होते हैं। सेहत के जो बड़े मसाइल में है वो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और ये एक ऐसी बीमारी है, इसको बीमारी भी नहीं कह सकते, इसको आप क्या कहेंगे कि आपकी लाइफ का हिस्सा बन गई है, क्योंकि हर शख्स को, हर दूसरे तीसरे शख्स को शुगर डायग्नोज हो जाती है, हर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। आपकी ज़िंदगी से स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता, लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं है, फिर आप जो कार्ब्स हैं, जो शुगर इनटेक है वो कम नहीं करते। लोग बहुत शौक से अपनी ज़िंदगी पूरी गुजारते हैं, और फिर एक टाइम आता है कि वो उनको पता चलता है कि उनको तो ब्लड प्रेशर था और उन्होंने कभी चेक नहीं कराया। फिर एक टाइम आता है कि उनको पता चलता है जी शुगर थी, कभी चेक नहीं कराई। अब जब डाउन हुए हैं और अब जब साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हुए तो शुगर हो गई है। लेकिन इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सुकैना हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक अल्लाह ठाक का हैं? शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, शुगर के हवाले से आज आप हमारे साथ में क्या रेमेडीज शेयर कर रही हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं आपके पास जो आप हमारे साथ में शेयर कर रही हैं? देखिए, मैं आजकल आपको बताऊं कि आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुड न्यूज़ ये है कि मैं शुगर का इलाज फ्री करती हूँ चलिए, और बड़ी मैंने अच्छी अपनी बात माँ है। को बख्शा हुआ, और इस तरीके का ये हर्ब्स होता है, और आपके चैनल पे मैंने बहुत बार दिया है। और सुकैना 101 हर्बल जो मेरा साइट है, वो मेरा साइट है, उसके ऊपर ये फार्मूला, बहुत सारे फार्मूले सही। और वहाँ पे फ्री बुक्स भी अवेलेबल है। अच्छा। वो टोटल फ्री चैनल है, जिसको भी हेल्प लेनी है और सब घरेलू इलाज है। अच्छा। और हमने बहुत हार्ड चीज़ें नहीं डाली है। जैसे आप किचन में जाएं तो 5 काली मिर्च और 1 चुटकी नमक खा लें तो गैस का मसला हल हो जाएगा, जो हमें बहुत गुस्सा, बीपी भी चढ़ जाता है गैस की वजह से, और ये सब। अच्छा, ये क्यों होता है, पहले तो ये पूछे ना कि हम लोगों की लाइफ में कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई ब्रिस्टल वॉक मतलब है थोड़ा स्लो चले, थोड़ा फास्ट चले, एटलीस्ट ये थोड़ी कुछ बहुत एक्टिविटी है ही कुछ नहीं। आप हाँ। बस सुबह से लेके हाँ। अपनी रूटीन लाइफ में चलते, आपको थोड़ा रूटीन से हट के डॉक्टर अपने से लिए कहना, effort खवातीन करना ये कहती हैं हम बर्तन धो तो लेते हैं घर में, हम घर के काम कर तो लेते हैं, हम हाँ, डस्टिंग लेकिन कर वो तो लेते हैं, रूटीन है, वो तो रूटीन उनका रूटीन है ना। अब उनकी हाँ। बॉडी का टेक्सचर है ना, उस रूटीन से हाँ। अभी पतला नहीं हो रहा, सही। बीपी सही नहीं हो हाँ। रहा, शुगर, हम पाकिस्तानी मीठा बड़ा मिठाइयाँ इतनी टाइप मिलती है, मुझे भी आ गया है शुगर। और लेकिन मैंने क्या किया कि यही पाउडर मैं खा नहीं सकती, बहुत कड़वा है। तो 3 दिन में वैसे बोलते, लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको मज़ीद बारीक करके उसको कैप्सूल भर दिए। तो आप यकीन करें 15 दिन में HbA1c 8+ पे था, मैं 6 पर ले आई 15 दिन में। हाँ। सिर्फ इसकी वजह से। अच्छा। और वाटर इनटेक बढ़ाया, और ये हिबिस्कस टी जो मैंने बनाई है, और इसमें आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। हाँ। इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होती है, और वेट को भी लाइट मेंटेन करता है। सही। अगेन, इम्यूनिटी जब तक इंसान की सेट नहीं होती है, और टेंशन इज़ अ लाइफ, ठीक है। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए एक अच्छा है कि हम वज़ू बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद जो सजदा है ना वो लंबा करें, जिनको बीपी का मसला है। तो पूरा स्पाइनल कॉर्ड जब आपका खुलता है, ऑटोमेटिकली उधर से सारे नर्व कंप्रेशंस हट जाते हैं। तो लंबा सजदा करें और दिल से सजदा करें, यकीन करें। और पोजीशन थोड़ी, जब आपको एज ए एक्सरसाइज मैं उस बात को बता रही हूँ कि वो जेंट्स जिस तरीके से जो पाँव 2 नीचे ऐसे रख के बैठते हैं, उसी स्टाइल में करते हैं, तो वो सजदा प्रॉपर होता है, स्टमक आपका अंदर चला जाता है, आपकी बीपी, खून सर से लेके वापस नीचे जाता है। ये कुछ एक्सरसाइजेस है। पहले हम बोला था कि मैं एक ताली बजाऊंगी, हाँ। एक हाथ की अच्छा, तस्वीर। ये जो आप एक्सरसाइजेस हमें बता रही हैं, ये एक्सरसाइजेस सब शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए? शुगर, ब्लड प्रेशर, इम्यून सिस्टम, एनीथिंग। सही। बिकॉज देखिए, आपको लाइट खोलनी है, पंखा खोलना, आप क्या करोगी? ऊपर चढ़ के खोलोगी तो नहीं ना, साइड पर स्विच बटन को हाथ लगाओगी। योर हैंड्स एंड योर ईयर इज अ स्विच बटन। ठीक है। ईयर जो है वो आपके बीपी को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, वो भी मैं पॉइंट्स बताती हूँ, और स्क्रीन पे चल भी रहा है चलिए जी, अभी। शुगर, बीपी और फॉर एनीथिंग जो भी आपको प्रॉब्लम है, उसके लिए ये रेमेडी जो है सुकैना मैम हाँ, पहले मैं रेमेडी बताती हूँ, फिर बाद में आपको कुछ ठीक है। ट्रीटमेंट्स बताती हूँ। ओके। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है ना, ये जो है बाजार में कॉमनली मिल जाते हैं, ठीक है। इसे खाले होते हैं, और सारा जो इसका जो पार्टिकल्स होते हैं मुंह में नहीं आएंगे, और ये 5-6 दफ़ा चल जाते हैं। आपने इस तरह से खोला, और ये हिबिस्कस टी है जो स्क्रीन पे चल रही होगी आपकी, और मैं इसको अभी गाइड भी कर देती हूँ। ये फ्लावर्स होते हैं, ये ज़्यादातर जर्मनी और फ्रांस में बहुत उगते हैं, और ये मल्टीपल काम करते हैं। तो ये हिबिस्कस टी वैसे तो इधर ड्राई फॉर्म में लाया है, और बहुत सारे हर्ब्स है जो मैंने अभी बताने हैं आपको। तो इसमें आपने इस तरीके से भर दिए थोड़े से, ठीक है।
फिर इसको आपने बंद किया और आई थिंक ये सबके पास ही फ्लास्क होते हैं। तो आपने ये फ्लास्क को खोला, गर्म पानी है इसमें, जस्ट नॉर्मल गर्म पानी। और अगर बहुत वेट है तो मैं इसमें एक फिटकरी का नाम का टुकड़ा डाल दूंगी, क्योंकि फिटकरी आपके खून को फिल्टर करती है। ठीक है जी। देखिए ये माइक में भी अटक रहा है, ये बड़ा क्यूट सा है। देखिए इस तरीके से आप इसके अंदर फेंक दें, ये चला गया अंदर। 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद ये अपना एक्सट्रैक्ट छोड़ेगा। आप सारा दिन पीती रहिए। सही। और यकीन करें इट्स रियली वर्क्स। और ये वही नीम गर्म पानी है। ये तो फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। सॉरी, अब इसका काम खत्म हो गया तो हम साइड पे कर देते हैं, लेकिन ये सारा फॉर्मूला इधर ही है। अच्छा, दीज थिंग हिबिस्कस फ्लावर आपको ऑनलाइन इस वक्त कॉमनली मिल रहे हैं, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन हेल्थ के लिए तो ज़रूरी है। हिबिस्कस फ्लावर्स जो ड्राई अभी मैंने दिखाया है वो 100 ग्राम्स लेने हैं। दालचीनी जो हमारे घर में होती है वो भी आप 100 ग्राम्स डालें, मोटी पतली पतली काट लीजिएगा। ड्राई जिंजर जिसको सूंठ बोलते हैं, और गार्लिक वो भी ड्राई मिलता है। ये 4 चीज़ें जो है ना आपके बीपी को कंट्रोल करती है। और ये कंफर्मली है, ठीक है। ये मैंने इसे बहुत बार खुद का भी कंट्रोल किया है। अब जो सेकंड फॉर्मूला है वो आपका वेट, आपकी शुगर, आपकी इम्यून सिस्टम, आपके एलर्जीज, और सबसे बड़ी बात कि आपका जो है ना ब्लड प्रेशर। ये 4-5 चीज़ें। और हर्बल में एक खूबी ये होती है कि वो मल्टीपल काम करती है। अगेन वी हैव अ सेकंड ग्रीन लीव्स, जैसे हम ग्रीन टी बोलते हैं, तो आजकल वो कॉमनली मिलती है। अच्छा, उसमें बड़े पत्ते छोटे पत्ते होते हैं, तो वो आपको जो सूट होते हैं, ठीक है। अच्छा, बड़ी हर और छोटी हर जो वेट के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत काम करती है। फ्यूकस इस वक्त अमेज़ॉन से मिल जाता है, लेकिन लोकल वाले पे अभी मुझे मिला नहीं है, और मेरा तो काम है तो आई नीड दोस, ठीक है। लेमन ग्रास कॉमनली मिल जाता है, ये सब 100 ग्राम डाला है। जामन ड्राई, ये भी हमारे मुल्क में कॉमनली मिल जाते हैं, और ताज़ा हो तो अब हमेशा पाव रोज़ खा लीजिएगा। जामन ड्राई 100 ग्राम्स। वाइट ज़ीरा जो सफ़ेद ज़ीरा जो हम खाते हैं वो भी 100 ग्राम्स। सौंफ भी 100 ग्राम्स। ठीक है, जिनके बाल बहुत सफ़ेद आ रहे होते हैं, इन चीज़ों से वो बाल भी काले आने लगेंगे। ठीक है। और पुदीना लीव्स ये भी कॉमनली मिल जाते हैं, और ख़ुद भी आप सुखा सकते हो। और हिबिस्कस फ्लावर ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और इंदर जो तुल्फ एक हर्बल है जो शुगर के लबलबे यानी पैनक्रियाटिक फंक्शन को एक्टिव करता है, यानी उसको बैलेंस करके इंसुलिन, उसमें जिनको औलाद नहीं होती है वो भी हो जाती है, जिनके पास गायनी के मसले हैं वो भी हल हो जाते हैं। बीपी और वो तो मैंने आपको सब एडवांस में बताया। तो यहाँ तक ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। तरीका मैंने बता दिया, एक फ्लास्क में पानी डालें, और ये सब चीजें जो आपने लिखी हुई है ये उसमें है। हाँ, और ये सारी चीजें ये सारी चीजें जो अभी बताई हैं, स्मेल करें तो इसकी ये सारी चीजें जो है इसमें रखी हुई है, और ये यहाँ पर बनी हुई है कॉमन। और मैंने इसको पीसा भी नहीं है। देखिए ना, जैसे ये साबुत आए हैं, ये साबुत पड़े हुए हैं। तो इसमें क्या है कि अब इसको हम मोटा सा कूट लेंगे, एक ब्लेंडर चला देंगे। ये देखिए थोड़ी सी इसमें अनवांटेड, मैंने बोला ना ये आया है और इसी तरीके से मैं ले आई हूँ, तो थोड़ी तो बस ये बना के रख लें, और फिर रोजाना जो है वो आप ऐसे डब्बा सा भर लें, और ये बाजारों में तैयार मिल जाते हैं, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और एक दफ़ा लाना, और प्योर स्टेनलेस स्टील का है, अच्छा है और बहुत सस्ता है। ठीक है, बस आपने डाला और आपने इसको पीना शुरू कर दिया। आप यकीन करें आपकी स्किन ऐसी फ्रेश। अभी देखिए मैं 66 जा रहा है मेरा एज का, बस थोड़े से यहाँ रिंकल आए गए, वो भी मेरे अपनी मर्जी से आए कि मैं वो चिन एक्सरसाइज छोड़ दी आजकल। तो वो आपको दिख रहा है, ये थोड़े से आ रहे होंगे कि अभी उम्र हो रही है, तो अभी कुछ तो मैं अपनी उम्र नहीं छुपाती, मैं सब ईमानदारी से बता देती हूँ। तो ये आंखें बंद करके ये एक्सरसाइज करते हैं, और ये वाली एक्सरसाइज 10 काउंट पे, और ये वाली एक्सरसाइज 10 काउंट पे, ठीक है। और ये सलाम जो फेरते वो स्टाइल में ऐसे कर कर आपके गर्दन से आवाज़ आएगी, और फौरन आंख ना खोलिएगा, आपको चक्कर आएंगे। लेकिन ये सब चीज़ 10 काउंट पे करें, या एक दरूद शरीफ पे काउंट करें, ठीक है। थोड़ा गुनाह भी धुल जाएगा और साथ में एक्सरसाइज भी हो जाएगी, तो 2 in 1, ठीक है। अब ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए, लेकिन कुछ रेमेडी जो देना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पे आपको एक कान दिखाया जा रहा है। एक कान जो है ना हेल्थ की एक बहुत ज़बरदस्त निशानी है। कान जो है आपका बॉडी का पूरा एक किस्म का इम्यून सिस्टम है। अगर इसको आपको प्रेस करना आता है, छोटा बेबी है
सुफियान एंड इज 14 मंथ नाउ। अच्छा। और उसकी टीदिंग का प्रॉब्लम है, तो इसकी मम्मा तेल डालती है। फिर मैं क्या करती हूँ कि उसके लिए वो लहसुन वाला तेल बना के कान में डाल देते हैं। आपको मैंने बहुत बार सिखाया, फिर सिखा देती हूँ। जी, जी। ऑलिव ऑयल में थोड़ा लहसुन और 2-4 लौंग हाँ। और 2-4 काली मिर्च, सही। इसको पका के उसको बर्न कर लें, और जब स्टील की देगची में, और फिर ठंडा हो जाए तो उसको भर लें। ठीक है, वो कान में डालें, आप भी डाल सकते हैं, मैं भी डाल अच्छा, सकती हूँ। हाँ, सही। क्योंकि हम इतने गंदे पॉल्यूशन पे रहते हैं। और यकीन करिए ये जो अच्छा। कान के अंदर बाल है ना, वो आपके बीपी को कंट्रोल करते हैं। सही। जो अंदर छोटे छोटे बाल है। हाँ, तो अब देखिए, आपने यूं खींचा, हाँ। देखें ये ऐसे खींचना है, ऐसे यूं नहीं कि कान बड़े कर दें, बस वो प्रेसिंग स्टाइल से खींचना है। सही। ठीक है, और इसको 1 मिनट, इससे क्या हाँ, दोनों क्या कान को फायदे साथ होंगे में, इससे? जैसे आपको किसी पर गुस्सा आता है तो उसके कान पकड़ के खींचना शुरू करें, उसको ट्रीटमेंट भी मिल जाएगी और आपका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला ट्रीटमेंट। फिर एक ताली है जिसमें मैंने अवार्ड लिया 2005 में, और इस ताली से अच्छा, मुझे ये जो अवार्ड आपने मिला अभी कान पकड़ने वाली जो रेमेडी बताई है, ये दिस इज फॉर ब्लड प्रेशर। Blood pressure कंफर्म also। कंट्रोल इंस्टेंटली। सही। इंस्टेंटली, हाँ। जैसे अभी मेरे को, और जिनको ब्लड प्रेशर होता है उनको पता चल जाता है कि मेरा सही। बीपी चल रहा है, तो हाँ। फौरन अब तौबा करना शुरू कर दे। मैंने कान पकड़ लिया, मैंने कान सही। पकड़ लिया, लाइक यू नो, यू हाँ। जस्ट थिंक के चलो Okay। अस्तगफिरुल्लाह, लाइक यू नो, दिस हाँ। इज लाइक अ हाँ। मेमोरी रिकॉल स्टाइल। अभी मेरे कान में खिच हो रहा है, बहुत अच्छा। मजा भी आ रहा है। अच्छा। यकीन करें कि इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से इंसान जो है ना बहुत कुछ सीख सकता है। बहुत कुछ सीख सकते हैं। सही। और मैंने आपको बताया कि मैंने एक अवार्ड हासिल किया था 2005 एशियन हर्बल क्वीन का। हाँ। तो उधर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बहुत झगड़ा हो गया, क्योंकि एंथम उनका टाइम पे, उनका पहले दे दिया, उनका बाद में दिया। वो बहुत सारी कंट्रीज आई हुई थी, तो जर्मनी की बात कर रही हूँ मैं। तो कोई हालत में पुलिस भी आ गई, और इतना बहुत बड़ा क्राउड था, पूरा स्टेडियम भरा हुआ अच्छा। था। मैंने कहा कि चलो मैं अपनी कुछ, वैसे मैं नॉमिनेट हुई हाँ, थी, लेकिन हाँ। पता नहीं था मेरे अलावा कोई भी और भी आ सकते थे। सही। मैं स्टेज पे चढ़ी, और मैंने सबको नीचे से सिखा दिया था, जो हमारे साथ जो भी पास थे, जैसे हाँ। अभी यहाँ मैंने सिखाया। हाँ। तो इस क्लैप थी, वैसे ये स्काउट क्लैप्स भी बोली जाती है, हाँ। और हेल्थ क्लैप भी बोली जाती अच्छा। है। और ये लाल हो जाने चाहिए, और 1 मिनट तक हमारे और घर इससे में BP maintain? नहीं, बहुत सारी बीमारियां, आप देखें चार्ट अगर वो दिखा रहे, नहीं तो हाँ, शाम तक तो हाँ। आपके डाल देंगे। हाँ। तो चार्ट में देखें कि सारी चीजों का, जिस्म का Blood switch बटन circulation है। एवरीथिंग। और हाँ। ये जब आप जोर से बजाइएगा। चले, बिल्कुल आपकी हाँ। ये रेमेडी जो है ना, वो अभी हम उसको मजीद पूछते हैं इनसे कि क्या रेमेडी है, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपके ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, और बॉडी में आपकी जो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, टॉक्सिसिटी होती है, वो भी इससे दूर होगी। और ये है क्लैपिंग, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई, ब्लड प्रेशर कैसे दूर होगा, उसके लिए रेमेडी है, और इसके अलावा बॉडी में जो भी टॉक्सिसिटी है, ब्लड सर्कुलेशन के इश्यूज़ हैं, और बहुत सारे ऐसे कंप्रेशंस हैं जो कि सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उसके लिए डॉक्टर सुकैना के पास है क्लैपिंग रेमेडी। जी। अच्छा, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है जिनको बीपी है या दूसरे प्रॉब्लम्स है। अगर सुबह अपने, मैं, हमारे घर में 3 बड़े बच्चे हैं, तो मैं रोज सुबह ताली बजवाती हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, ताली की ये है कि तौबा वाली आप ले आए ना, देखें, यू फील दिस, देन यू विल नो व्हाट यू पीपल आर डूइंग। पहले आप बता देना, पहले ऐसे तौबा करेंगे। हाँ। और काउंट होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नाउ दिस विल गोइंग टू काउंट नॉट जस्ट फॉर 1 मिनट, ओके। और आप देखिएगा मेरे हाथ को आप शेक करेंगे, और आप अपने हाथ को बजाएं, और ऐसे नहीं तौबा वाली स्टाइल में आए। चलिए, ठीक है, तौबा करनी है, हमने हेल्थ को सही करना है। चले, हम आते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी देखिए मेरी ये देखिए, आप मेरी शिवरिंग देखें हाथ की। हाँ। और अगर आप हाथ देख सकते हैं तो इस वक्त पूरे लाल हो गए हैं। हाँ। ठीक है, और कुछ जगहों पे मुझे बाकायदा स्प्रिंग चलते हुए महसूस होते हैं। हाँ। मैंने आधे से ज्यादा स्विच बटन चेक ऑन कर दिए, लेकिन मेरी ये उंगली मेरे को शायद ताली में बजी नहीं।
तो देखिए ना, आप इधर से ही देख लें, सी दिस डिडंट वर्क। अच्छा, सब जो है अच्छे से एक से अच्छे से ताली बजाए ना, और तौबा भी करें क्योंकि स्टाइल ही हमने ये रखना है ना। तो दिस इज, यकीन करें कि इस पे पूरा नॉर्थ और साउथ कोरिया के झगड़े खत्म हुए और इस ताली ने बड़ा कमाल किया। अच्छा। पूरा स्टेडियम खुद ही बजाने लगा और पता नहीं चला झगड़ा किधर हुआ। चलिए जी, तो उस पे तालियों से उन्होंने झगड़े भी आके खत्म हो जाते हैं। हमारे ये भी जे अच्छी सूर्या remedy साहब थे, है। उन्होंने आके मुझे क्राउन पहना दिया कि यू आर द हर्बल क्वीन, वो एशियन हर्बल क्वीन, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से कोई चले दिया जी, था। आपके उस अवार्ड के लिए भी आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। आप जो बतानी थी बताएं। फिर बताऊं, जी, तौबा sure। करते हैं और अगेन मजा आ रहा है अभी ना। हमारे स्टूडियोज में भी सब तौबा कर प्लीज तौबा करें और बजाएं। देखिए रोज सुबह में आके This is आपको for सबको blood pressure ऑल द maintenance? हेल्थ हाँ, इश्यू एंड स्पेशली फॉर बीपी, कान है, बीपी के लिए कान कान को है, तो हाँ। करें, खींचे हाँ। और तो अस्तगफिरुल्लाह दबाना है, ठीक है। हाँ। ये अस्तगफिरुल्लाह। और ताली आपके इम्यून सिस्टम, आपके हेल्थ के हर इश्यू को सेट करता है। और देखिए, अब ये वाली फिंगर नहीं बजाई तो मैं इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करूंगी। try सब कर रही पूरे हूँ नहीं, आपको देखिएगा जा सकूं, हाँ। कितनी स्प्रिंग बजती है। मैं बात नहीं करती हूँ, मैं दिखाती हूँ और आप लोग ट्राई जरूर करें। चलें, 1 okay. मिनट फुल। Right, okay. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चले देखें, चले जी, चले अब देखें। Did you मैंने feel? अभी ठीक से किया। See, आपकी भी स्प्रिंग बज रही है और ये जब स्प्रिंग नहीं बजती मतलब है आप बीमार हो। अच्छा, तो कीप ऑन डूइंग। और अगर इससे शुरू करने हाँ। से पहले अगर गर्म पानी पी लो, हाँ। या हल्दी वाला गर्म दूध पी लो, आप यकीन करें कि आप हेल्थ के मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो। और Okay. अगर ऐसा कुछ बना लेते जो मैंने अभी बताया, और ये मल्टीपल काम करती है। मैंने कहा ना, हर्बल की खूबसूरती यही है कि वो मल्टीपल काम करती है। ओके। अच्छा, ये जो आपने रखा हुआ है, हाँ, ये शुगर पाउडर है। शुगर इसका पाउडर। फॉर्मूला हमने पिछली दफा बल्कि 2-3 प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम में दिए है। सही। तो ये इलाज फ्री है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी माँ को बख्शा है, खानदानी बीमारी हाँ, है, ये इंसान जरूर को आती है। और चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसको चख के देखिए। नहीं, चखना नहीं है, मैंने बहुत वैसे मजे इसको- का है, हाँ। करवा मजे का, जरा से चखे ना, क्योंकि देखो कड़वी ये चीज जी, खाने से ये है पेट के शुगर वो- पाउडर। हाँ। इसको जिन लोगों को शुगर है वो किस तरह से इसका हाफ इस्तेमाल हाफ करें? टी स्पून बिफोर मील। हाँ। और अगर इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं तो विद इन 3 to 4 मंथ इंसुलिन के इंजेक्शन हट जाते हैं, लेकिन उसको अच्छा। बिफोर एंड आफ्टर देना, और ये फ्री है। ओके। और आप देखिए ना, आप इतना कमाते हैं और आपने पूरी लाइफ मेहनत की, तो आपके पास अल्लाह ने वसीला किया, तो आप सदका जारिया क्यों नहीं करते? ये सदका जारिया जो हमने अपने बुजुर्गों को बख्शा। और एट अ टाइम मैंने कहा ना कि मेरे 10-15 दिन में मैंने अपने इंसुलिन को और शुगर को लेवल कर दिया। मेरा वेट भी अच्छे से उतरा, क्योंकि शुगर की वजह से भी वेट, इंसुलिन लेवल बराबर नहीं होता है। पेनक्रियास और लिवर चिपका पड़ा है एक दूसरे के साथ, तो वो जब दोनों दुखी है तो आपका लिवर तो आपका मदाफी निज़ाम है जो आपको चलाता है, आपको एनर्जी देता है, तो वो ही आपका एक्टिव हो जाता है। सही। और सबसे बड़ी बात, जिनको औलाद नहीं होती उनको भी इस पाउडर से फ्री में औलाद हो जाती है। अच्छा, तो ये देखिए, इतनी ज़बरदस्त सुकैना मैम ने रेमेडीज़ बताई है। और लोगों को ज़्यादातर जो कॉमन प्रॉब्लम्स है ना हमारे यहाँ, तो शुगर ऐसा हो गया है कि अब हर दूसरे शख्स को जो है ना वो शुगर डायग्नोज हो जाती है, और फिर उसके बाद उनको लगता है उनकी लाइफ खत्म हो गई है, फिर वो उसी तरीके से जो है ना वो बिहेव करना शुरू कर बहुत देते हैं। ढीलापन हाँ। क्योंकि मैंने उस चीज को महसूस किया 15 दिन, और अभी मैं फिर सुधर गई हूँ कि थोड़ा सा अभी आप भी डाउन होने लगी नहीं, थी। मैंने चॉकलेट लेकर आई हूँ रात को, मजे का खा अच्छा। लिया। हाँ, थोड़ा तो चुप के खाऊंगी। नहीं, ये तो ना करे ना, नहीं, बदहतियाती ना कभी- करे। मेरे पास है ना ये। अच्छा। कभी देखो, ये इंसान आया क्या है आप तो हैक बता रही हैं, शुगर हैक बता रही हैं लोगों को। वो जो चॉकलेट खा के तो ये शुगर पाउडर की एक इंडिकेशन पता है क्या है? मैंने पूरी लाइफ मीठा शौक से नहीं खाया, सिर्फ गुलाब जामुन कभी कभी हाथ लग गया, लेकिन ऐसी कोई भी मिठाई को मैंने वो फील नहीं किया कि मुझे खानी है। और गुलाब जामुन भी सामने आ जाए तो खा लूं, नहीं तो वो भी 2, एक अच्छा। नहीं। हाँ, मुझे एक से 2 गुलाब जामुन और शुगर है इनको। नहीं, ये अभी देखें हुई है, आप। शुगर अभी हुई थी और खत्म भी कर दी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि नेचुरल हर्ब्स क्या कर सकता है। और मैं आपको बता रही हूँ, सुकैना 101 हर्बल जो ये आपके स्क्रीन पे चल रहा है, यकीन करें उधर मैंने फ्री बुक्स डाल दिए, ऑडियो भी करवा दिए उनको, ताकि क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत लोग देख रहे हैं।
उधर उनको उर्दू पढ़ना नहीं आती, वो मैंने खास ट्रांसलेट, मेरा तो उर्दू थोड़ा सा लिखने में अच्छा नहीं है, तो मैं उसको बाकायदा किसी को हायर किया, उर्दू लिखवाया, और मेरी जो पहली जो पेपर पे बुक्स थी ना, वो बुक्स जो है ना मेरी 2 लाख बिकी थी, और उसके फंड्स भी हमने, अच्छा स्पेशल बच्चे जो मेंटली और फिजिकली 16 साल से पहले, वो भी फ्री इलाज है हमारे पास। आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में बहुत बच्चे आएंगे, और कहीं से भी पाकिस्तान के वो आपको दवाई मिल जाएगी एवरी 3 मंथ की। 1.5 से 2 साल लगते हैं उस बच्चे को सेट होने को, और आप यकीन करें कि वो बच्चे अपने पाँव पे चलने लगते हैं, जो बोल नहीं सकते वो बोलना शुरू कर देते, और जो स्लो लर्नर है वो नॉर्मल हमारी तरह हो जाते हैं, लेकिन इनको टाइम लगता है 1.5 से 2 साल। अच्छा। यानी और ज़्यादातर वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए वजह से ज़्यादा होते हैं। और पोलियो के टीके या पोलियो की जो दवाएं मिलती है, प्लीज़ उन बच्चों को ज़रूरी पिलाएं। सही। अच्छा, आपने क्योंकि अभी रमज़ान का जिक्र किया, तो मैं चाहूँगी कि रमज़ान के हवाले से कोई अच्छी सी आप जो है लोगों को रेमेडी बता दें, मीदे के हवाले से, इफ्तार के बाद जो और वैसे भी मैं रमज़ान में इन हूँ मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे बोला जा रहा है कि आप हमारे, हाँ बिल्कुल मुझे बोल दिया गया है, क्योंकि रमज़ान पे मैं काफी सारा बोल सकती हूँ। सबसे पहला काम तो करें, वेलकम कर लेते चले सबसे पहला काम जो है ना, रमजान में आपने पकौड़ों से और ब्लैक ड्रिंक से अपना रोजा नहीं खोलना। अच्छा। और फर्स्ट चीज उसको नहीं खानी, आप खजूर ले लें, नहीं पकोड़ा थोड़ी देर बाद खाएंगे, लेकिन कैसे खाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा भी बोलता है जब तक पकोड़े नहीं होते तो रोजा महसूस ही नहीं होता ना। तुम खा सकते हो, तुम माशाल्लाह बहुत मेंटेन हो, लेकिन ये हम जैसे पहलवानों के लिए है। तो उसमें क्या है कि आपने सबसे पहले तो खजूर जो ली या पानी लिया, जो भी पानी और खजूर, ठीक है, देन विल गो फॉर सम फ्रूट्स, या फिर बॉयल वाली चीज़ें जैसे चने की चाट बना ली, दही की चाट बना ली, वो हल्की सी खाए, फिर इसके बाद आप पकोड़े खा लें, ठीक है। और लेकिन कोई भी सोडा आइटम नहीं, चाहे वो कोई भी किस्म का ड्रिंक हो, क्योंकि जब आप बिल्कुल सारा दिन इतने आवर्स आप भूखे रहे तो गैस का बंडल ऑलरेडी आपके पेट में और बॉडी में है, इधर आपने छोड़ा उधर आपका बीपी टच होने लगेगा। और खाना खाने के बाद जैसे हम नमाज पढ़ लेते, यानी क्या होती है, इशा की नमाज के बाद, हाँ नहीं इशा की नमाज होती है, और ये सब नमाजें तो हाँ तरावी में हम पूरे उठ बैठ के नमाज की स्टाइल में ही पढ़ते, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन 2-4 मिनट थोड़ा सा वॉक कर लेना, तो आपका जो खाया है ना बंडल ऑफ गैस के ऊपर, तो वो ज़रा डाइल्यूट होके नीचे हो जाए। सही, वो बेहतर। और अगर इस तरीके का कावा आपके पास पड़ा है जो मैंने आज सिखाया, और ये सब ऑनलाइन चीज़ें अलग अलग मंगाएं, और जैसे मैंने सिखाया है वो डाले, फॉर्मूला आपका चल रहा है और आपको फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये होता है ना कि भाई एनर्जेटिकली हमने रोज़े रखने हैं, तो वो फिर जो ईशा की नमाज के बाद से, तरावी के बाद से जो खाना शुरू करते हैं, तो सहरी तक जो है ना उनका खाना पीना चलता रहता है। इतने जो फास्ट फूड वाले होते हैं उन्होंने इतना वो रीजनेबली रखा होता है, तो हम बोलते चलो रमज़ान में पूरी रात बाहर जाए। तो रमज़ान खाने के लिए नहीं है, रमज़ान आपको फील करना है कि व्हाट इज़ रमज़ान। आज मैं पूरा दिन भूखी रही या मैं प्यासी रही, क्या थर में पानी मिल रहा है, क्या किसी पड़ोस में या किसी जगह गरीबी है उधर कुछ खाना मिला, तो आपको वो भी सोचना है एट अ टाइम। और बहुत सारे लोग राशन दे रहे होते हैं, ब्लेस देम, अल्लाह उनको जज़ाकल्लाह बोलेंगे कि ऐसी नेकियां रमज़ान में ज़्यादा करनी चाहिए। क्योंकि पता नहीं आपका, हमारे पड़ोसी तो खैर सभी अमीर है, लेकिन आपके जो लोअर तबके के लोग, अच्छा बहुत सारे लोग सफ़ेद पोश होते हैं, वो आपसे मांगेंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने उधर देना है। और रमज़ान एक बेहतरीन है कि डबल सवाब मिलता है, तो उसमें दे ही दें। हाँ बिल्कुल सही बात है। और बस बात ये है ना कि ये वो महीना है जिसकी आमद है, और आप यकीन करें कि हर लम्हे ये ख्याल आ रहा है कि भाई रमज़ान आ रहा है और रमज़ान की आमद है, और ये महीना ही ऐसे कि पूरा साल, मैं तो पूरा साल रमज़ान, अच्छा पूरा जो रोज़ा सुबह रखते हैं ना, उसके लिए भी थोड़ा सा मैं बताऊं, पूरा दिन मुझे प्यास ना लगे, पूरा दिन मुझे भूख ना लगे, तो रात को सोने से पहले आपने दही जमानी है, और बड़ा ज़बरदस्त यानी पूरा दिन आपको ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, यकीन करें। तो आपने थोड़ा सा 1 चम्मच दही का लिया, उसके अंदर पहले तो 1 कप में अपने पानी के अंदर तुक मलंगे भिगा दिए, ठीक है, 1 पूरा चमचा, बस ये छोटा सा बता दूं, ये रोज़ा रखने से पहले तुक मलंगे भिगा दिए, और वो दही को ऐसे फेंट के उस पर गरम गरम दूध डाला, और तुक मलंगा का प्याला जैसे कि हिला के छोड़ दो ढक्कन मार के। यकीन करिए जब आप रोज़े में खा रहे हैं ना, तो वो आपको लगेगा कैरेमल कस्टर्ड खा रहे हैं, और ये सारा दिन आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको लुब्रिकेट कर देगा। तो आपको जो ड्राई
ड्राइनेस और ये सब फील होती है वो नहीं होगी, और भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। चलिए जी, ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी सुकैना मैम ने हमारे साथ में शेयर की, रमज़ान से रिलेटेड भी। आज का शो कैसा लगा? शो का टाइम एंड अप हो गया, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा City 21 की ऑफिशियल साइट पर आज के शो के बारे में, सुकैना मैम की रेमेडी के हवाले से। हंस रही मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग City at 10।